फारूक नजर अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज 10 जमादुस्सानी है, 2 जनवरी और पीर की शाम। और 2 जनवरी यानी नए साल का ये पहला प्रोग्राम है, इस हफ्ते का भी पहला प्रोग्राम। और हर पीर के पीर मेरे साथ साथी मेजबान हैं आगा सैयद अली मूसी, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मूसी भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में और अपने नाज़रीन की खिदमत में मुर्तब सलाम अर्ज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन, आज सीधा पाकिस्तानी जो इश्यूज हैं उसी से आगाज करेंगे और फिर आपकी कॉल्स भी हम जल्दी खोल देंगे। आप भी आइएगा और एज ए पाकिस्तानी जो गुज़श्ता साल गुजरा है, एक नया तजर्बा किया गया रजीम चेंज के, उसका अल मशहूर जो नाम रखा गया, एक इक़्तिदार को तब्दील किया गया। वजह यही थी कि पाकिस्तान की इसमें बेहतरी है, पाकिस्तानी का हर में इसमें मुफाद छुपा है। लेकिन हमने तकरीबन ये 7-8 महीनों में जो इसके नताइज देखे हैं, वो और भी बदतरीन सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं। जो पिछले साल यानी 2 जनवरी 2022 में जो सूरत हाल थी, उससे भी बदतरीन हम नैज पे पहुंचे हुए हैं। तो क्या मुल्क चलाने वाले इस सूरत हाल से अब वो निबट पाएंगे? क्या क्या मंसूबे बन रहे हैं? एक तो जो एक हेडलाइन भी छपी है, नए आर्मी चीफ आए दिसंबर में, जनरल आसिम मुनीर साहब। उनके मुताबिक मुल्क इंतहाई अहम मोड़ से गुजर रहा है। और यकीनन ये जो एक अहम मोड़ या खतरनाक मोड़ और बहुत परेशान कुन जो मोड़ है, ये ना सिर्फ इस साल बल्कि हम कई सालों से देख रहे हैं, कई दहाइयों से देख रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत ही नाजुक मोड़ से वो गुजरता चला जा रहा है। और उम्मीद दिलाई जाती है हर कोई आने वाला बरसरे इक़्तिदार, अगर हम देखें, अगर थोड़ा माजी बैद में जाए तो मुशर्रफ साहब के दौर से ही देखें तो 99 में जब वो आए थे, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं आया हूं तो बस अब मुल्क जो है वो सही डायरेक्शन की तरफ जाएगा। टेक्नोक्रेट्स आ गए, शौकत जो अजीज थे वो आपने देखा। इसके अलावा मुख्तलिफ आपने अदवार, फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब के बेनज़ीर साहिबा की शहादत के बाद जरदारी साहब आए। हफीज शेख उनके वजीर खजाना थे, शौकत तरीन उनके वजीर खजाना थे, जो अभी बाद में ये दोनों हस्तियां इमरान खान के दौर में भी वजीर खजाना रहे। यानी 99 से लेके कम अज कम ये जो दौर है, हमने देख लिया कि मुख्तलिफ जो तजर्बे हैं वो किए गए। लेकिन अफसोस की बात है कि सारे तजर्बे, सारी जो काम हैं, वो उन इक़्तिदार वालों के लिए तो बहुत ही सूदमंद साबित हुए जो लोग इक़्तिदार में थे। हालांकि वक्ती तौर पे उनके ऊपर कुछ आफात भी आई बड़ी बड़ी। आप याद करेंगे 99 में हेडलाइन जब छपी थी कि नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो जो है वो मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है, उनको बाहर भेज दिया गया किसी तरीके भी। और मुशर्रफ साहब आखिरी काफी अयाम तक यही कहते रहे कि ये दोनों शख्सियात जो है वो मुल्क में नहीं आ सकती। फिर एनआरओ दिया गया और वही शख्सियात या उनकी पार्टियां जो है वो इक्तदार में आई। तो अवाम के जो मामलात हैं, अवाम का जो दुख दर्द है, कर्ज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आज से अगर 5 साल पहले का हमारा कर्ज की जो रेशो थी वो देखें और आज जो रेशो है वो देखें, डॉलर या पाउंड की कीमत आप खुद देख सकते हैं जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। और महंगाई जो है गरीब के लिए, जब 25 या 20-25 रुपए की जब रोटी उनको मिलेगी तो वो कितना कमाएंगे कि अगर एक वक्त की रोटी उन्होंने खानी है और एक सालन लेना उन्होंने होटल से, तो 400-500 रुपया तो उनका अपनी जात के ऊपर सिर्फ पेट भरने के लिए उनको ये दरकार होगा। और उसके अलावा अगर बच्चे हैं, फैमिली है, उनके बिल्स हैं, उनकी तालीमी अखराजात हैं, बीमारी के अखराजात हैं, ट्रांसपोर्ट का कोई खर्चा है, तो हम देख सकते हैं कि एक आम मजदूर के लिए पाकिस्तान में गुजारा करने बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और शायद ही अब कोई मुआवजा है या वो सफेद पोश जो लोग हैं वो किस तरह से ये दिन गुजार रहे हैं, जो ना हाथ फैला सकते हैं, ना किसी का मोबाइल छीन सकते हैं, ना कोई चोरी डाका कर सकते हैं। तो वो लोग जो इस वक्त परेशान हाल है, वो इसी उम्मीद में नए साल में जब वो चढ़े हैं या दाखिल हुए हैं, तो इसी उम्मीद में कि शायद हमारे मुल्क चलाने वाले इन गलतियों से बेहतर सबक सीख के आगे बढ़े। और साथ साथ ये जो इश्यूज हैं उस पर आगे बात करते रहेंगे। और मैं चाहूंगा इरफान भाई अगर हमारे टेलीफोन नंबर्स अभी से खोल दें ताकि जितने भी लोग आना चाहें तो वो आ सके। और साथ साथ मुसीब भाई, ये जो नया साल, नई उम्मीदें,
हम एक बहैसियत मुसलमान वैसे भी मायूसी कुफ्र है, लेकिन जो पास्ट में गलतियां हो चुकी हुई हैं, या अगर फर्ज किया एक बस में हम सवार हैं और एक ड्राइवर जो है वो या तो उसको नींद आ रही है, या वो इशारे तोड़ रहा है, या वो कोई खड्डा नहीं देख रहा, या वो गलत ओवरटेक कर रहा है, तो क्या हम उसी पे डिपेंड करके हम कह सकते हैं, ये ख्वाब देख सकते हैं कि नहीं यही ड्राइवर जो है हमें हिफ्ज़ व अमान के साथ हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा, या हमें थोड़ा सा अब खटकना चाहिए, हमें उठना चाहिए, हमें अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए अगर हमने अपनी जान बचानी है तो? जी मौसी भाई। बिल्कुल देखें, थोड़े से अपने आर्मी लीडरशिप चेंज होने के हवाले से लोगों को उम्मीद थी कि शायद चेंज होगा, मगर यकीनन इस तरह से नहीं होता कि जिस तरह से लोग उम्मीद कर रहे थे कि ओवरनाइट सब कुछ जो है वो तब्दील होकर रह जाएगा। ऐसे नहीं होता। स्लोली स्लोली है वो तब्दीलियां होती हैं, मगर हम देख रहे हैं कि चूंकि मसाइल इस कदर संगीन हो चुके हैं आपके पास देने को लोगों को, अब जो है वो एक इशू है कि शायद गवर्नमेंट जो मुलाजिमीन हैं उनके लिए भी सैलरी देने के जो है वो लाले पड़ने शुरू हो गए, इस पे भी बात हो रही है। इसके अलावा जो आईएमएफ की किस्त है, जो उसके सिर्फ सूद देते हैं, जो उसका मार्कअप देते हैं, उसके लिए भी डॉलर्स नहीं है। तो अब इतने गहरे गड्ढे से निकालना तो यकीनन ओवरनाइट काम नहीं होगा। इसके लिए बहुत ही खास जो है वो एक मजबूत पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, जो कि अभी तक वो मजबूत पॉलिसी कौन बनाएगा, कौन लोग रखे जाएंगे, वो लोग वही बैठे हुए हैं सामने जिन्होंने मुल्क को तबाह किया है। अगर हम ये कहें कि भाई क़यादत तब्दील हो गई है और पॉलिसीज भी तब्दील की जाएंगी तो बात समझ में आती है, मगर जो सामने जो असेंबली के अंदर लोग बैठे हुए हैं, चारों असेंबलियों के अंदर लोग बैठे हुए, तो वो तो वही लोग हैं, वो तो वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जख्म दिए हैं, और उसमें मजीद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। आपके सामने एमक्यूएम के धड़ों को मिला दिया गया है, और अल्ताफ हुसैन साहब भी जो है वो जाने वाले हैं। तो आप देखें कि मतलब इससे मुझे नहीं लगता अभी तक कोई ऐसा साइन अभी तक सामने आया है जो कि पाकिस्तान को बचाया जा रहा हो, या वहाँ के 22-23 करोड़ आवाम की कुछ फलाह के लिए सोचा गया हो। अगर बयानात लोग देते हैं वो तो देने में कोई हर्ज नहीं है, और वो देते रहेंगे अपनी मकबूलियत के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। सही मगर अगर बात। आप कहें कि कोई ऑथेंटिक काम हुआ है, तो मेरे सामने अभी तक कोई ऑथेंटिक काम सामने नहीं आया जिसको ऐसा नजर नहीं आ देखकर सामने हाँ आप ये कहें कि हाँ भाई बहुत गहरे गड्ढे में गिरा है। मैं भी रहा। कहता हूँ कि ओवरनाइट नहीं निकलेगा, टाइम लगेगा, मगर काम शुरू हो, पहली ईंट रखी जाए, वो पहली ईंट नजर नहीं आई है फारूक भाई अभी तक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक कॉल लेते हैं, फिर साथ-साथ ये गुफ्तगू भी जारी है, जो अपडेट्स हैं, और जैसे मुसीब भाई ने भी बताया एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़े, या वहाँ पे जो मकामी क़यादत है कराची की, पाक सरज़मीन पार्टी है, या एमक्यूएम के मुख्तलिफ जो धड़े हैं, उनको इकट्ठा करने की बात हो रही है। और इसी असना में एमक्यूएम ने जो मौजूदा हुकूमत है, उससे भी अलग होने की धमकी दी है, क्योंकि वो नई हल्का बंदियाँ माँग रहे हैं, और इस वक़्त बिलावल हाउस में एक नया इजलास जारी है। तो इस इजलास में अब एमक्यूएम को किस तरह से राजी किया जाता है, पास्ट में किस तरह से राजी किया जाता रहा है, वो तो हमें पता है, लेकिन क्या इस वक्त वाकई जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है एमक्यूएम की, वो कोई उर्दू स्पीकर्स या जो मैंडेट वो लेके आते हैं उनके फिक्रमंद है, या कोई अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए वो कुछ अलग इधर उधर होने की कोशिश कर रहे हैं? कॉल लेते हैं, फिर आपकी भी कॉल्स खुली है, आप भी आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम। जी मेरे एक दो पॉइंट है कि जी। पीआईए को तो ये खा चुके हैं, स्टील मिल को खा चुके हैं। आईएमएफ का पिछले 15 साल से ये जमहूरियत ने, जो नकली जमहूरियत है, इसने बिल्कुल बेड़ा गर्क करके पाकिस्तान का तहस नहस कर दिया है। कोई इदारा नहीं छोड़ा जो बेचा नहीं है। हर चीज इन्होंने मुल्क के एसेट्स को बेचा है। जी ये हाँ। पाकिस्तान हमारा एसेट है, हमारा मुल्क है, और ये मुनाफिकीन जो मुनाफिक पाकिस्तान को जो तबाह करना चाहते हैं, बाद फिरके भी हैं जो पाकिस्तान को इस तरह देख के वो अपनी एमक्यूएम जो मुल्क दुश्मन जमाते हैं वो मजबूत हो रही है, जरदारी मजबूत हो रहा है, नवाज शरीफ मजबूत हो रहा है, और मुल्क कमजोर हो रहा है। इनको आप मुझे बताएं कि कहीं से भी आपको नजर आता है कि इनको मुल्क की परवाह है? नहीं, सिर्फ ये परवाह है बिलावल वजीर खारजा जरदारी का बेटा बन जाए, शहबाज जो हमजा शरीफ है वो पंजाब का वजीर आला बन जाए, मैम क्यों हमको पड़ी हुई है कि कराची हमारे हवाले कर दो,
یہ اسی طرح ملک کو کھائیں گے، ملک کو بانٹیں گے، آپس میں تقسیم کریں گے. وہ مولانا فضل الرحمان جو اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں، اللہ کسی ایسے فیک پولیٹیشین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں یہ مولانا کا نام کیوں ان کے ساتھ لگتا ہے. اس وقت جو ملک ہی اتنی ستیہ ناش ہوا ہے اور یہ مولانا صاحب اپنے اتنی بڑی بڑی پگڑیاں پہن کے تو یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں. 4 وزارتیں لی ہوئی ہیں، 5 وزارتیں لی ہوئی ہیں. آپ کون سے اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ وہ یزید کا اسلام، یزیدوں کا اسلام آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ یہ کون سا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں اور اتنی بڑی بڑی پگڑیاں اور اس وقت جو ملک کا کے حالات ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو میں کیا کہوں. مطلب کہ فضل الرحمان تو اللہ کا فضل ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے بہن، چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک پلیز میرا جی یہ پوائنٹ ہے جی کہ جب سے یہ ایم کیو ایم اور یہ زرداری اور یہ جو مضبوط ہوئے، یہ نواز شریف یہ پورے ملک کو دہشت گردی، قرضے، سب کچھ ڈبو کے کوئی اتنی منافقت تو نہ کریں کہ پوری قوم جو ہے وہ ایک ٹائم کا روٹی نہیں کھا سکتی. لوگ مر رہے ہیں، لوگ سڑکوں پہ ہیں، لوگ تباہ ہو رہے ہیں، اور آپ لوگ کو شرم نہیں آتی کہ آپ پاکستان کو ڈسکس کرنے کے بجائے آج پورا میڈیا لگا ہوا ہے. رانا ثناء اللہ، نواز شریف، بلاول، وہی سٹائل ہے میڈیا کا سٹائل. آپ دیکھیں وہی مین سٹریم کے جو اینکر ہیں، چند وہی سیاستدان بلا کے ان کے ساتھ باتیں کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے ایک مجھے بتائیں کوئی یہ میڈیا کا مین سٹریم کا اینکر جو پاکستان کی بات کر رہا ہو کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے. بہت اچھی بات جی، بہت شکریہ بہن آپ کی کال کا. اور ایک جو آپ کا جملہ تھا نا کہ اتنی زیادہ منافقت نہ کریں، واقعی ایک اب تو عوام کی ہماری یہی ڈیمانڈ رہ گئی ہے کہ اتنا زیادہ جھوٹ نہ بولیں، اتنا زیادہ ظلم نہ کریں، اتنا زیادہ منافقت نہ کریں. یعنی اب تو ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے منافقت بھی کرنی ہے، ان لوگوں نے جھوٹ بھی بولنا ہے، ان لوگوں نے ظلم بھی کرنا ہے، لیکن خدا دا واسطہ یعنی جسے کہتے ہیں ہاتھ تھوڑا رکھے، تھوڑا سا احساس کریں. تو یہ وہ والی بات ہو گئی ہے. اس نیچ تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہماری ریکوائرمنٹ یا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ اتنا خزانے کو نہ لوٹیں، کیونکہ آپ کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، آپ نے تو وہ کام کرنا ہی کرنا ہے. جس کا باپ چور ہوگا، جس کے آباء و اجداد چور ہوں گے، اس کے نیچے والی نسلیں، وہ کیسے ہم ان سے امیدیں لگا سکتے ہیں کہ نہیں یہ بڑے پاک صاف آئیں گے. کوئی معجزہ ہی ہے کہ وہ پاک صاف ہوں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا جب وہ ان کی خود جو گروتھ ہے وہ حرام کے مال سے ہوئی ہو. تو ہم اب عوام جو پاکستانی نئے سال کا ایک بڑا اچھا بہن نے ایک تجویز دی ہے کہ ڈیمانڈ کی ہے ہماری طرف سے کہ یقین ہم نے ہر کسی کو آزما لیا کہ شاید کوئی پاک صاحب بالکل پیور ہمیں مل جائے، لیکن اب چلیں بہت زیادہ ملاوٹ شدہ ہی لیڈر صحیح، لیکن اتنا زیادہ جو بھیانک صورتحال ہے کم از کم وہ نہ ہو تو شاید ہمارا ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے. جی موسی بھائی. اچھا، جیسے آپ ایم کیو ایم کے اوپر بات کر رہے تھے، تھوڑی سی اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ وہاں پر دو صورتحال ہیں. زمینی حقائق کچھ اور ہیں اور سیاسی صورتحال جو ہے وہ جو بنی ہوئی ہے وہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کسی زمانے میں اردو اسپیکنگ کی واحد نمائندہ جماعت ہوا کرتی تھی. پھر بوری بند لاشیں اور ہڑتالیں اور بھتہ خوری اور یہ تمام چیزیں ہونے کی بعد سے جو پڑھا لکھا طبقہ تھا وہ ہٹتا چلا گیا اور ناراض ہوتا چلا گیا. پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کرش کر دی گئی، ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور لوگوں نے کوئی خاص اس کے اوپر احتجاج بھی نہیں کیا کیونکہ لوگ عاجز آئے ہوئے تھے. مگر اس کے بعد جو وہاں پر مقامی کراچی کے جو رہنے والے جو اردو اسپیکنگ ہیں ان کے ساتھ جو سندھ حکومت نے روا رکھا کہ آپ مطلب وہاں کی جو ٹوٹل آبادی ہے جو اس کے اندر جو لوگ کوالیفائڈ ہیں، جو لوگ نکلتے ہیں، اس میں آپ گورنمنٹ سے آپ نے کوٹا ختم کر دیا، ان کو آپ کوئی گورنمنٹ جاب نہیں دیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ ان کو مطلب کسی سیکیورٹی ادارے کے اندر نہیں، کسی مطلب ایک واٹر بورڈ جیسے KC جیسے اس طرح کے جو ادارے، اسکول ٹیچنگ تک کی جاب نہیں. اس کے بعد یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے وہ وہاں پر جو اچھے سبجیکٹس ہیں اس کے اندر ایڈمیشن نہیں ہوتا، جو بالکل بیکار جس میں کوئی نہیں آتا وہاں پر. یہ جب آپ حق تلفی جب کریں گے، اور یہ سندھ حکومت نے حق تلفی کی اور جو ہے وہ بھر بھر کے لوگوں کو وہاں سے بھیجا،
اور ہر جگہ پر جو ہے وہ بدماشی مچائی. یہ اس کا میں سمجھتا ہوں ریئیکشن آ رہا ہے کہ جس کو اس وقت ہماری ملک کی ایجنسیاں جس کو ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہیں وہ اس کو کیش کرنے والے ہیں کہ سندھ حکومت بھی ان کے آؤٹ آف کنٹرول ہے اور عمران خان کو بھی جھٹکا لگے گا. ایک تیر سے دو شکار ہوں گے. اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس کو الطاف حسین اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ اگر الطاف حسین کو لے کر آنے میں کامیاب ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ وہ آ جائیں گے تو جتنی اردو اسپیکنگ جو پسا ہوا طبقہ ہے جو ان کی جو محروم طبقہ ہے جو ان کی وڈیرہ شاہی سے عاجز ہے وہ الطاف حسین کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ تاریخی جلسہ کرنے اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے اگر وہ گئے تو کراچی میں جو تاریخی رش ہوگا وہ اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دے گا. تو اس کی وجہ میں لوگ الطاف حسین کی محبت میں نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ناانصافیاں کی گئی ہیں اور اردو اسپیکنگ کو وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں ان کو حق نہیں دیا گیا. اب اس کا یہ ریئیکشن دیکھیں گے تو یہ ایک بہت ہی ایک لسانیت پھیلے گی, صوبائیت پھیلے گی اور یہ ساری چیزیں اس کو ایک تیر سے دو شکار کرنے کی اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے. ایک پیپلز پارٹی کو محدود کر دے گی کیونکہ یہ آدھے سندھ پہ یہ قابض ہو جائیں گے دوبارہ اور دوسرے عمران خان کا جو ہے وہ پتہ سندھ سے مستقل آؤٹ ہو جائے گا. تو ایک تیر بالکل سے صحیح. دو شکار یہ سارے ایک معاملات جو یہ میں دیکھا. جی ہاں یہ ہو سکتا ہے لیکن اس وقت کی جو ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس وقت کی جو پیپلز پارٹی ہے کیا وہ واقعی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے کیونکہ ابھی جو موجودہ سیٹ اپ ہم نے دیکھا ہے اور جس طرح سے زرداری صاحب اور آپ نے دیکھا رجیم چینج میں سارا کچھ جو معاملات ہیں وہ سندھ ہاؤس میں ہی طے ہوئے اور ایون تانا بھی دیا مریم صاحبہ نے جب وہ شاید ون سائیڈڈلی کچھ گین کرنے کی کوشش میں پیپلز پارٹی لگی تھی تو ان کو یہ تانا دیا مریم صاحبہ نے کہ بلاول جو ہے وہ متبادل بن رہے ہیں. تو اس وقت کی جو پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو شہری جو ووٹ ہے وہ کچھ بھی ہو جائے, ایک تو ناانصافی جو ان کے ساتھ جو ہوئی ہے لگاتار کئی دہائیوں سے, تو اردو سپیکر وہ تو طے ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف جو ہے وہ راغب نہیں ہوا. پاسٹ الیکشن میں انہوں نے پی ٹی آئی کو کافی حد تک ووٹ دے دیے, کچھ تو خیر پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد کے بعد بھی کراچی میں وہ مقبولیت مل گئی جو ایک بالکل غیر یقینی تھی. لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اردو سپیکر جو ہے انہوں نے تو اپنی آنکھیں کھولی ہیں بھٹو دور سے لے کے اب تک. اگر وہ دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے وہ کوٹا سسٹم سے لے کے بہت سی ہم نے وہ ساری وہاں پر جو بے اصولیاں دیکھی ہیں اردو سپیکرز کے لیے, تو وہ شاید اب اس بات پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہاں پیپلز پارٹی ہماری مسیح نہیں ہو سکتی. تو شاید یہ جو تجربہ کیا گیا پہلے پاک سرزمین پارٹی کا وہ بھی ہمیں چوتھے پانچویں نمبر پہ ملی, وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی. پھر یہ ایم کیو ایم کے طرف سے جو دھڑے آپ کو یاد ہوگا پچھلے الیکشن سے پہلے بالکل اعلان بھی ہو گیا, بلکہ مصطفیٰ کمال فاروق ستار اعلان کر کے چلے گئے صبح, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سارا کچھ جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو گیا اور ہم نہیں اپنی اپنی جگہ سے لڑیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے پاسٹ میں دیکھی ہیں, لیکن آیا اب جو ہے وہ پی ٹی آئی اب تو مصطفیٰ اب تو پی ٹی آئی کو دور کرنے کے لیے یا پی ٹی آئی کی طاقت کم کرنے کے لیے مجھے تو لگ رہا ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اب اگر آپ دیکھیں 15 یہ جو آج مطالبے اگر مان لیے جاتے ہیں نئی حلقہ بندیاں تو یہ ایک بڑا ایک سرپرائز ہوگا کہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کی طاقت جو ہے وہ مان کے اور پھر وہ کراچی میں کم از کم اپنے بیک فٹ پہ آ جائے گی. جی ہاں مگر یہ کہ پیپلز پارٹی کو دھچکا پڑے گا الٹیمیٹلی کیونکہ وہ پی ٹی آئی اس کے لیے زیادہ بڑا خطرہ ہے. ان کے ساتھ تو پہلے بھی سیٹنگ رہی ہے نا, گورنر ان کا 18 سال بیٹھا رہا ہے, 18 سال عشرت الآباد بیٹھے رہے ہیں, 16 یا 18 سال غالباً. تو ان کے ساتھ تو پہلے بھی سیٹنگ ہے, وہ ان کو ڈیل کرنا یہ ایک دوسرے کو ڈیل کرنا جانتے ہیں کیونکہ مگر یہ کہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑا خطرہ بن کے سامنے آ رہی تھی تو اس لیے انہوں نے یہ جو ہے وہ اس کو قبول کیا ہے اور کام بہرحال اس سے ڈیمیج تو ہوں گے. مگر جو دوسری بات میں کہہ رہا تھا کہ جو سندھ ہاؤس میں معاملات جیسے آپ نے کہا کہ طے کیے بالکل اور پیپلز پارٹی سے ہی انیشیٹ لیا گیا, سارا کام زرداری صاحب نے ہی خود کہا کہ ہم نے کیا, تو وہ جو تمام چیزیں ہیں وہ ہونے باوجود بھی سندھ حکومت جو ہے نا وہ وفاق کے کنٹرول میں نہیں آتی. تو یہ 18ویں ترمیم ہی انہوں نے اس لیے کی ہے کہ ہم کسی کے کنٹرول میں نہ آئے, ہمارے اپنا بھتہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بصوبی جو ہے وہ ملتا رہے. یہ ایک تکلیف وفاق کو ہمیشہ سے ہے, بلکہ یہ جو ہے یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کو ایک تکلیف ہے کہ یہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے الگ چلتے ہیں, استعمال ہو جاتے ہیں, ان کا کہنا مانتے ہیں, ان کی مرضی سے چلتے ہیں,
मगर जहां पर उनको न खप्पे करना होता है वो न खप्पे करते हैं फिर वो आपने ओहो, देखा होगा जहां एक पर लम्हे हाँ बाद मरसू मरसू एक सिन न लम्हा डेसू सर, अभी हो सकता है कल ही वो कह दें, उनकी हाँ ना बन पाए तो वो मरने हाँ मारने पे तुल जाए भाई। तो इसलिए इसलिए एक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहेगी, उनकी ये अव्वलीन ख्वाहिश होगी कि किसी भी सूरत से एमक्यूएम को वहां जिंदा करें, और उसके वहां पनपने से ये कम से कम 40% जो सिंध का हिसाब किताब है वो एमक्यूएम के गोद में आ जाता है, और ये बैकफुट पे चले जाते हैं। तो एक तीर से दो शिकार इस्टेब्लिशमेंट करेगी, और मैं समझता हूँ, मुझे लगता है वो करके रहेंगे, मुझे हाँ लगता है वो बिल्कुल करके सही। रहेंगे। और हालांकि ये टाइम ऐसा चल रहा था, लेकिन हमारी सियासी जमातों की ये कमजोरियां यकीनन इमरान खान अप्रैल के बाद से उनकी जो कारकर्दगी को देखते हुए हमें लग रहा था कि आइंदा इलेक्शन वो शायद पहले 3 स्टेजेस पे भी ना आ पाए, लेकिन वो रेजीम चेंज और इस तरह से फिर जिन लोगों को लाया गया तो इमरान खान को कम बैक करने का दोबारा मौका मिल गया। जिमनी इलेक्शन हो या उनके सूबाई असम्बली के जो इलेक्शन हुए उसमें पीटीआई ने भरपूर कामयाबी हासिल की। तो लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सब कामयाबियों के बावजूद सारी जो पार्टियां हैं, बड़े बड़े कायदीन जो हैं, इमरान खान कातलाना हमला होने के बावजूद जो है वो अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल के इंतजार में होते हैं। और उन्होंने वो शोशा छोड़ा 26 नवंबर को मैं पंजाब असम्बली और केपी असम्बली तोड़ दूंगा, हफ्ते का बीच में गैप दे दिया कि कोई जो है वो टाल मटोल या कोई भी टांग अड़ाना चाहे तो बड़े आराम से राइट टांग अड़ा दे, और वो अड़ा दी गई। और अब ये मामला 11 जनवरी तक होगा, वो दोबारा बंदरबाट हो रही है, कोई कह रहे हैं जी इतने एमपीएस हमने तोड़ दिए हैं। और ये वही वजह है कि इमरान खान इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद क्यों अपना तौर पे कोई कदम नहीं उठा पाता, या वो उठाने को उसने शायद ये बिल्कुल बावर कर लिया है। बाजवा साहब के बारे में तो कहता है कि इसने मुझसे ये गलती हो गई, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन दूसरे हाथ ही वो दोबारा किसी नए बाजवा साहब के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा होता है। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। एक कॉल ले लूं फिर ये बात कि हमारी सियासी पार्टियां, क्या अब हमें ये यकीन कर लेना चाहिए कि अब ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन के खेलेंगी, बस जिनको पिया भाएगा वो आ जाएंगे, और जो जरा थोड़ा सा नाराजगी होगी उसको दूर कर दिया जाएगा, और वो शोर करता रहेगा या मुझे क्यों निकाला या मुझे क्यों तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, इस किस्म की बातें हम देखेंगे आइंदा सियासत में भी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, शाहीन अर्ज़ कर रहा हूं जनाब। समी साहब, शाहीन भट जी। शाहीन भट्ट साहब, माशाल्लाह भट्ट साहब, बड़ी आवाज आपकी डीप है, थोड़ा नजदीक हो जाए रिसीवर के, या मैं ऊंचा बोलिए। गला गला खराब है, अच्छा अच्छा अच्छा, गला खराब जी, बिस्मिल्लाह, बात करें सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा कि मौसमी साहब आपके साथ बैठे हैं, बात हो रही है। जी जी अभी आपने जो फरमाया कि ये जो सिलसिला है नए साल में जो तब्दीली की आप ख्वाहिश रख रहे हैं, जी हाँ तो मुझे लगता नहीं कि ठीक है, आपने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा कि मायूसी गुनाह है। जी हाँ, मुझे लगता है कि आप गुनाह से बचने के लिए ही मायूस नहीं हो रहे, सही बात है। उम्मीद बातों में बाकी तो हाँ, तो गोडे गोडे हमारे ऊपर मायूसी छाई हुई है वाकई, बस गुनाह से ही बच रहे हैं वाकई। गुनाह से बचने की हद तक आप कह रहे हैं। जी हाँ, फारूक साहब, इस वक्त यकीन करें कि पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन दौर से गुजरा है। सही बात। जो कुछ पिछले दिनों हुआ, बाजवा साहब जाते जाते जो गन छोड़ के गए थे, जो गन मचा के गए थे, जी हाँ, उस गन का सिलसिला अभी जारी है, वो रुकने वाला नजर नहीं आ रहा। सही बात। बल्कि अफसोस की बात यह है कि जो हमारे खून खवार भेड़ियों की शक्ल में जो हमारे सियासतदान हैं, हाँ वो जी, भी अपने दांत तेज कर रहे हैं, पंजे तेज कर रहे हैं, नाखून तेज कर रहे हैं कि किस तरह हमने इलेक्शन के बाद इस कौम को दोबारा पे लूटना है। उस बिल्कुल सही। लूटने की सारी तैयारी के चक्कर में कराची में एमक्यूएम को अस्तर नौ तश्कील दी जा रही है, बाकी सूबों में किया जा रहा है। इसमें कहीं भी ना पाकिस्तान की मईशत का कोई मामला है, कहीं भी पाकिस्तान की बेहतरी का कोई सवाल नहीं है। बिल्कुल इसमें सर। एक चीज जो है वो वाज़ेह है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने रवैये पे मुसलसल मुकम्मल तौर पर कायम है। उन्होंने सियासी निज़ाम की तकसीम का जो काम आज से 50-60 साल पहले शुरू किया था, उसकी इंतहा पे ले आया है इस मुल्क को। और आज भी जो जितनी जमातों में तोड़ फोड़ होनी शुरू हो चुकी है, इस सारी की सारी जो है मजीद सियासी इलाकाई जो तंजीमों की या जमातों की तकसीम की तरफ लेके जा रही है। बिल्कुल एमक्यूएम सही। का जो बड़ा असर और तश्कील दी जा रही है, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि पीटीआई को जो है वो कमजोर किया जाए। बल्कि पीटीआई को भी नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि सियासी निजामों की जमातों में एक और ताकत जो पहले भी ऑलरेडी ताकत ही थी,
उसको दोबारा फिर ताकतवर किया जाए ताकि कोई भी आने वाली हुकूमत जो वायद ना ले सके। बिल्कुल क्योंकि सही। एक बात क्लियर है, कराची की सीटें, हैदराबाद की सीटें, कराची बेल्ट की सीटें, ये हमेशा कुछ फौज के कंट्रोल में रही है। ये उन सीटों की जो कोई तादाद कम हुई थी उसको दोबारा बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह पीएम पार्टी जो जिसमें दम खत्म हो गया था उसको उभारा जा रहा है पंजाब में, ताकि पंजाब में भी कोई पार्टी इख्तियार ना ले सके। इस तरह जो है सियासी तकसीम, सियासी सीटों की नई तकसीम जो है वो पहले से पूरी तरह सामने आने वाली है, जो निजाम चल रहा है। तो ये अच्छा, एक भट्ट साहब, एक दावा किया जाता है, बाबर इफ्तिखार DGISPR कहे कि हमने तो पुरानी गलतियां जो हैं वो अपने खून से धोई हैं, तो ये तो नई जो ये क्या फिर हमसे ये मजाक करते हैं ये लोग सारे। ये पुरानी जो खून की होली खेली थी, हाँ, ये उसी होली को दोबारा खेल रहे हैं। ये उस एक खून उनके मुंह को लग चुका है। ये फारूक साहब खून है मेरा, आपका, गरीब आवाम का। सही उस है। खून से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये गुलाम है बाहरी हुकूमतों के, ये गुलाम है गैर मुल्की एजेंडों के, उन्हीं के तहत ये चल रहे हैं। इस पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना, इस खित्ते को गैर मुस्तहकम करना, ये इनकी अवलीन तरजीह है। उसमें गरीब अवाम, पाकिस्तानी अवाम, उनका दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। जो उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इस पूरे खित्ते को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि गैर मुस्तहकम पाकिस्तान, गैर मुस्तहकम पूरा साउथ एशिया होगा। सही। उसमें C-PAC हो, चाइना हो, ईरान हो, टर्की हो, इंडिया हो, सारे लोग मुतासर हो रहे हैं। अफगानिस्तान भी आना तबाह बर्बाद हो चुका है। इस खित्ते को तबाही की तरफ ले जाने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो पाकिस्तानी सरगन का है, और वो ही जनाब अपनी आवाम के खून के हाथ रंगने के बाद इस खित्ते में जो है बदसुकूनी और बदअमनी फैला रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया शाहीन भट्ट साहब, माशाल्लाह आप आए, और इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में मुकम्मल तौर से भी आपसे इस्तेफादा करेंगे। बहुत मेहरबानी भट्ट साहब, बहुत मेहरबानी। शाहीन भट्ट साहब हमारे सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन थे। जनाब शाहीन साहब ने बिल्कुल सही बात की भट्ट साहब ने कि देखें, इंडिया 5वीं बड़ी मईशत बन के उभर रहा है और बन गया है। हमने 75 सालों में 70-75 सालों में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है। हमने क्या किया है, दहशतगर्द जमातें बनाई हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ है जी, एक पार्टी को तोड़ के उसका सरबराह तब्दील कर दो, उससे 6 शाखें निकाल लो। हमने हमारे यहाँ इस पे बड़ी मेहनत हुई है, हमारी इस पे बड़ी मेहनत हुई है। और बल्कि मोसी भाई इसी को थोड़ा सा और डिटेल बात करें आप भी, मैं भी करूंगा, कि जो दहशतगर्द जमातें पहले बनाई हैं, फिर उनके ऊपर ऑपरेशन किया है, फिर उनको गुड का है, फिर बैड का है, और अभी मैं ताजा तरीन आपको बताता चलूं, ये जो इस वक्त दोबारा एक नई लहर आई है, अदम जो है वो जो एक तशद्दुद की फजा दोबारा हम देख रहे हैं, तो उसमें हमारे राना सनाउल्लाह साहब ने यहां तक कह दिया है कि अफगानिस्तान में हम अगर वहां की हुकूमत ने, तालिबान ने पाकिस्तानी तालिबान के मुतालिक अगर हमें मालूमात ना दी तो हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये कोई पाकिस्तान की तरफ से वहां पे हमला होता है तो उसका रिस्पांस यहाँ पे, ये आप देख लें कि जितने ज्यादा यहाँ पर जो बेरूदी सुरंगें समझे कि बिछी हैं हमारे बड़े शहरों में, तो वो क्या से क्या हो सकता है, ये तो बहुत गलत नताइज निकल सकते हैं। जी जी, माइंड सेट तैयार किया है। देखें, ना टीटीपी कोई चीज है, ना सिपह साहबा कोई चीज है, ना लश्कर जंगवी कोई चीज है। यह है एक माइंड सेट, ठीक है। आम आवाम, पढ़ी लिखी आवाम बामुकाबला एक वहशी माइंड सेट है। उसमें आप क्या करते हैं, जब लोगों को पालते हैं, बड़े बड़े जो कमांडर्स बनते हैं, जब वो जरा बड़े हो जाते हैं उनको एक नई तंजीम खोल के दे देते हैं। सिपह साहबा में, लश्कर जंगवी में, जैश मोहम्मद में, टीटीपी में, और जो आलमी दहशतगर्द तंजीमें हैं दाइश वगैरह जैसी, इनमें क्या फर्क है? इसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इसमें सरबराह अलग अलग हैं। जो बड़ा होता जाता है उसको अलग जो है वो एक पार्टी खोल के देते रहते हैं। वो अपने हिसाब से उसको वहां से फंड होता रहता है, वो वैसे काम करते रहते हैं। 75 सालों में दहशतगर्द बनाने में जो है वो एक खुद कफील रहे हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने में खुद कफील रहे। किसी पार्टी को जमहूरियत पनपने ही नहीं दी। सारे जितने भी हैं लीडर्स उनको मुंतखब करते हैं, उन पार्टियों के सरबराह जो इनकी बात सुनते और आगे आते हैं। जिसने जरा सी भी बात उसको मार दिया। ले ले कॉलर को, ले ले कॉलर को, जी कॉलर हमारे साथ हैं, और जो लोग व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं आप जरा होल्ड कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी इमरान साहब। जी जी, मेरी तरफ से मोसी भाई को भी सलाम अलैकुम। मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। और माशाल्लाह क्या बात है, मुर्शी भाई ने कुछ अर्सा पहले
ये दहशत गर्दी लहर का प्रोग्राम में बताया था कि ये इस्लामाबाद तक भी पहुंच सकती है, जी हाँ, और देख रहे हैं कि वहां तक भी आ गई है। और दूसरा, मैं इनकी जितनी बातें अभी इन्होंने की है, इनकी सारी बातों पर सवाल करता हूँ। एक सवाल मैंने आपसे करना था, लेकिन वो आपने खुद ही कर दिया कि ये टैलेंट की तरफ क्यों देखते हैं इतने जी हाँ, वहाँ के साथ होने के बावजूद भी। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया इमरान साहब। जनाब, और कुछ कहना चाहेंगे? बाकी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी भाई, बड़ी मोहब्बत का शुक्रिया, सियालकोट से आप शामिल हुए। और यकीनन ये जो इस वक्त जो हमारा मुल्क चैलेंजेस जो देख रहा है, एक तो दहशतगर्दी की जो नई फजा है, हर वक्त आपने देखा अभी ये जो वाकया हुआ, वहां पर यरगमाल बना दिया गया एक इदारे को, लोगों को, और वहां पे ऑपरेशन किया गया, और उसमें कितने हमारे अपने लोग शहीद हुए हैं, ये अब सही इतलात तो शायद उस तरह से नहीं बताई गई, लेकिन ये एक अजीब सूरत हाल है कि इतना जो एक फजा बन रही है, वो किस हद तक अब आज भी नेशनल सिक्योरिटी सलामती कमेटी का दूसरा इजलास था, उसमें कुछ फैसले किए गए हैं, और आर्मी चीफ ने कहा है कि मईशत और दहशतगर्दी पर कौमी इत्तेफाक राय जरूरी है। तो कौमी इत्तेफाक राय और कौम जो है वो क्या चाहती है, ये हम सबके सामने है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई। जनाब भट्ट साहब। जी शुक्रिया भट्ट साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगा भाई को भी हमारी तरफ से सलाम अकीदत, मेहरबानी। बात यह है कि आप टेररिस्ट की बात कर रहे हैं, दहशतगर्द की बात कर रहे हैं, ये तो सब कुछ बात कर दी इन्होंने आगा साहब ने। जी जी। और हमारे प्यारे कारोजी बता रहे हैं, तो आप वक्त के रहे बताने को, ये खुद साता सलामी जमाते हैं। ठीक है, जो मैं नाम ही लूंगा क्योंकि मुझे आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल, और आगा साहब भी जानते हैं, मैं नहीं बात कर सकता, नाम नहीं लेना चाहता। वैसे ये है कहाँ पे भट्ट साहब, ये इस्लामी जमातें भी ऐसे मौसमी कोई निकलती है, कभी ये धरना अचानक शुरू हो गया, कभी फ्रांस के खिलाफ आ गया, अब पता नहीं कहाँ छुपे हुए हैं। जैसे सर्दियों में वो हमारे कुछ होते हैं ना, जेर जमीन चले जाते हैं जानवर, ये ऐसी जमातें लगता है, कभी इनको पता नहीं कौन उठाता है और कौन जो है अभी जेर जमीन डाला हुआ है इनको। सलामी जमाती हैं, जी हाँ, बीच में नमाजें पढ़ती हैं, कोई तख्ते पढ़ती हैं, जी हाँ, ये इनकलाब लाने वाले किधर हैं इस वक्त? दुश्मन है। सही सही। यही बातें हैं और कोई नहीं है। मैं आपको नाम ही दूंगा, मैं दिल्ली में मजबूर हूँ, मैं कुछ राइट्स होते हैं कुछ बात करने के। हाँ हाँ हाँ। मैं आपके बात ये है कि आप समझ जाएं, और साहब भी तो करवा रहे हैं कि इनका खुदा बेड़ा गर्क करे, ये बर्बाद हो तो फिर मामला ठीक हो जाएगा। इन्होंने दुनिया में तूफान मचा रखा है, ये शाख है अमेरिका की। ठीक ठीक। आप बता दो, ये अमेरिका के तैयार करदा पालतू कुत्ते हैं। ठीक। मैं वर्ड क्या इस्तेमाल करूं, मैं यही कह सकता हूँ कि अमेरिका के पालतू कुत्ते हैं ये। ठीक है, ये कभी नहीं इंसानियत के सख्त दुश्मन है। और मैं और क्या बात करूं, बातें आगा साहब ने बात कर दी है बात। चलें सर। शॉर्ट एंड स्वीट ये है कि पाकिस्तान की जो हालत है ना, वो इस वक्त ये है कि ये जो वजीर खारजा है और ये बिलावल भुट्टो, और भुट्टो नहीं कहना चाहिए, जरदारी, भुट्टो का तल्लुक आसा नहीं इसके साथ, वो पीपल्स पार्टी का तल्लुक है। बिलावल जरदारी की तरह ना कोई डिप्लोमेटिक तजर्बा है, ना कोई इसको, ये वजीर आजम बना हुआ है, देखिए इसको वजीर खारजा बना हुआ है। ठीक है। तोबा। अब इस वक्त मुल्क को गैर मुल्की कर्जों से चलाया जा रहा है। मौजूदा करप्ट हुकूमत ने कर्जों पे कर्जे लेकर मुल्क को मकरूज कर दिया है। अब मुल्क की बात करी ना हमने, मुल्क के हामी है, वो बात हो गई शब्दों की। अब बात ये है शॉर्ट एंड स्वीट, ये दोनों इंतहाई करप्ट खानदानों ने कब्जा कर रखा है। ये कितना पैसा चाहिए इनको, मैं इनको भेज दूं पैसा को, अरबों खरबों के हिसाब से भेज दूं। सही। ये हराम है, हराम खाते हैं, इनके पेट नहीं भरेंगे। बिल्कुल सही बात साहब। को मजीद तवीज देने की कोशिश लगे हुए हैं दोनों ग्रुप जो है पैसा बनाने की खातर, जबकि अवाम ये चाहती है कि मुल्क के पूरे सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए, फौरी इलेक्शन कराए जाए, क्योंकि पूरे मुल्क में लॉ लेसनेस है इस वक्त, और कराची की मिसाल हमारे सामने है। सही है। जो कुछ हो रहा है, अवाम का जीना मुहाल हो चुका है। ठीक है। रोटी मुजस्सर नहीं, अब बाकी अवामी खूनी इनकलाब ही बाकी रह गया है। जी हमारी बात। अल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत मेहरबानी। और नाज़रीन, जैसे भट्ट साहब ने कुछ पार्टियों के हवाले से उनके अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हमारे दरवाजे, हमारी टेलीफोन लाइन सब लोगों के लिए खुली हैं। अगर कोई
उन पार्टियों को डिफेंड करना चाहता है, कोई उनकी हमायत में आप किसी रहनुमा को अगर ना हमायत करना चाहता है तो उनके लिए भी हमारी टेलीफोन लाइंस हाजिर हैं। तो आप ये ना समझिएगा कि वो कोई वन साइडेड कोई हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप भी उतने ही हकदार हैं जितना कोई भी। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा आप आ सकते हैं जी मोहसिन भाई। अच्छा, मैं भी ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चंद सवालात सामने रख रहा हूँ ना, कि मतलब आपके सामने है कि इन 70-75 सालों में एक ही लाइन टो होती हुई नजर आ रही है, जिसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। इसमें तब्दीली नहीं आई है। वो जनरल अयूब हो, उसके बाद मतलब याया हो, या फिर अपना जियाउल-हक हो, उसके बाद जो है वो असलम बेग साहब हो, फिर जो है वो मतलब मुशर्रफ साहब हो, मतलब कियानी साहब हो, और आज तक व्हाटएवर, इसमें ये तमाम चीजें जो हैं, इसमें आपको ये लाइन मुसलसल टो होती हुई नजर आई है, जिसमें कभी पीपल्स पार्टी को क्रश कर दिया गया, कभी नवाज शरीफ को थोड़ा सा लेसन दे देते हैं वो, कि जब ये बात नहीं मान रहे होते उनके हिसाब से तो थोड़ा सा हटा देते हैं। ये मतलब कभी भी ये नहीं हुआ कि एक मुकम्मल जमहूरियत जिसे हम कहते हैं जमहूरियत आई हो। अगर सो कॉल्ड जमहूरियत आई भी, तो वो जमहूरियत वो है जिनको उन्होंने बिठाया है। अब आपके सामने इमरान खान साहब आए थे, अब इमरान खान साहब के बाद अब अल्ताफ हुसैन साहब लेके जाए जा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, अगर अल्ताफ हुसैन साहब इतने ही अच्छे थे तो यहाँ पर इतने अरसे से क्या कर रहे थे? पाकिस्तान आपने पहले क्यों नहीं आने दिया? उनकी तकरीरों पे पाबंदी क्यों लगाई? उनको गद्दार वतन करार क्यों दिया? ये सब किया चूंकि उस वक्त वो आपकी बात नहीं मान रहे थे। उन्होंने कुछ इस टाइप की गुफ्तगू की थी, आपने बंद कर दिया। अब उनकी जरूरत पड़ रही है, सजा या तो पूरी हो गई है, तो अब दोबारा से अब वो फिर जमहूरियत कहलाएगी कि अवामी मैंडेट उनको मिल रहा है। इसमें ना कहीं जमहूरियत है और ना इसमें कोई अवामी उमंग है। अवाम तो वो हैं जो इस वक्त 2 घंटे में चाय का एक कप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जी जी गैस के बिल पूरे आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही, प्रेशर नहीं आ रहा। अगर आप जी कॉलर है तो ले लें। जी। अगर अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गई, एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी मोहतरम अफजाल साहब, कोई आसान जबान में बात कीजिए जो हमें भी समझ आ जाया करे। आप जो है वो बड़ी मार्फत की बात करते हैं जो हमारे ऊपर से गुजर जाती है। वो जो है जी डायरेक्ट बात करें तो नाराज हो जाने का खतरा है। अच्छा, नहीं नहीं, आप जरा देखिए, इतने पुराने कॉलर हैं तो वो अल्फाज इस्तेमाल करें कि नाराज भी ना कोई हो और अपना मुद्दा भी आप बयान कर जाइए, तो आपका एक क्वालिटी होगी। मैं उम्मीद रखता हूं आपसे इंशाल्लाह। जनाब ठीक है। अब जनाब। ये देखें जी, ये अब सबसे पहले आप सबको नया साल मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। देखें जी, मैं तो वो बात करता हूँ जो जमाने में देखता हूँ, जी जी इंसान जानवरों की तरबियत करता है ना, तो वो भी उसमें जो मोहब्बत जाग पड़ती है, वो भी बेहतर होता है। वो भी मैंने कहना किसी को काटता नहीं है, सही बात, बल्कि वही हिफाजत करता है इंसानों की। बिल्कुल सही बात। और जो गीदड़ जो है ना, वो बड़ा खतरनाक जानवर होता है। ठीक है, गीदड़ की जो तरबियत करता है वो गिदड़ ही बनता है। सही। तो वो कभी भी जो है ना, वो फिर बड़ा गीदड़ जो है ना छोटे गीदड़ को मारकर हीरो बनने की कोशिश करता है। ठीक है, यही जो आप बातें कर रहे थे, मुझे तो आपकी बातों में जो खुलासा है यही निचोड़ निकाला समझ आपने। आया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम जी। हमारे साथ कौन, कहाँ से? इकबाल से मैनेज कर रहा हूँ, इंतहाई शमाल से, बहुत ठंडे इलाके से, बिल्कुल चाइना ओ माशाल्लाह जिला माशाल्लाह, नगर से आपकी जिला नगर से, सलाम अर्ज करता हूँ। माशाल्लाह। आप लोग कैसे हैं? तो कितनी सर्दी है वहां पे, कितना माइनस चल रहा है वहां पे? इस वक्त -14 चल रहा है। ओ भाई अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। -14 में भी आप सियासत पे गर्म गुफ्तगू कर सकते हैं सर। बिस्मिल्लाह कीजिए। अच्छा, आप पाकिस्तान की सियासत की बात कर रहे हैं? जी जी, आप अपनी मकामी करना चाहें, पाकिस्तान की करना चाहें, वेलकम वेलकम। मुकामी तो हमारे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल ये है कि पीटीआई की हुकूमत है, बाकायदगी से यहाँ पे जी कुछ लोगों को अपने साथ मिला के यहाँ पे हुकूमत चल रही है। सही। गिलगित बल्तिस्तान की सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि यहाँ पता है ये बैनुल अक़वामी तौर पर एक मुतनाज़ा इलाके की हैसियत रखता है, अगरचे नहीं है जी हमारे हिसाब से, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के हिसाब से नहीं है। तो यहाँ कुछ सब्सिडीज है नेशनली,
जी हाँ, वो सब्सिडी है एक गंदम के ऊपर हमारे पास, तो वो अभी हुकूमत पाकिस्तान और गिलगिस्तान की हुकूमत के दरमियान वजह नज़ा बना हुआ है, अच्छा, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ गंदम की अनाज की कीमत बढ़ने से और जो सब्सिडी की कीमत है वो नहीं बढ़ा पा रही है, तो ये एक मसला 16 लाख बोरी एनुअली वहाँ में रहती है 22 लाख आबादी के लिए, तो वो हमें प्रॉपरली नहीं दे रही है। तो यहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट है जी, और वफाक की गवर्नमेंट के साथ इनके हालात ठीक नहीं है, तो ये एहतजाजात यहाँ शुरू पे है वहाँ लोग पे, आटे के लिए अपनी सब्सिडी के हक के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। सही, रही बात पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, जी जी आपको पता है ये माशी सूरत के बारे में थोड़ा सा गर्मा गर्म है इलाके के अंदर, जी, तमाम टीवी टॉक्स पे बशमूल आपकी टीवी के माशी तौर पर डिस्कशन हो रही है यहाँ पे। तो फिर सूरत हम समझते हैं कि पाकिस्तान के माशी या तो कुछ बातें हैं जो इंतहाई खुफिया रखी जा रही है, क्योंकि देखिए ना एटमी मुल्क है हम, जी हाँ, दुनिया में 8 या 9 एटमी ममालिक, उनमें एक एटमी मुल्क है। अगर पाकिस्तान मकरूज है, अगर पाकिस्तान गरीब है, हाँ, तो मेरा ख्याल है कि इसके एटमी होने का कोई फायदा नहीं पाकिस्तान है, की आवाम को नहीं मिल रहा, सही, क्योंकि एटमी जंग पता नहीं दुनिया में आप कभी होगी इंडिया के साथ या किसी और हमारे किसी मख्फी दुश्मन के साथ, मुझे नहीं लग रहा है कि कभी एटमी जंग होगी। सही, अब ये माशी जंग है, इस माशी जंग को बेहतर करने के लिए हमारा दोस्त मुल्क जो दुनिया का बहुत बड़ा माशी पावर है चाइना, जी हाँ, आपका दोस्त है, जी, आपका करीब तरीन मुल्क है। आपने अपने पिछले दौर में इमरान खान साहब के दौर में इसको सर्दमौरी का शिकार किया। सही, सीपेक का जो प्रोजेक्ट था जो गिलगित बल्तिस्तान से गुजर के चाइना चला जा रहा था, इसको सर्दखाने में डाला आप लोगों ने, सही, ये हम ही जो इसको सर्दखाने में डाल के परेशान कर रहे हैं। सही, फिर आज जाहिर बात है गिलगिस्तान के अंदर पाकिस्तान समेत हम गिलगिस्तान समेत पाकिस्तान में जो हमारे पास मईशत का एक पहिया चल पड़ा था, वो पहिया बिल्कुल सीपेक के मुंजमद होने की वजह से गवादर पोर्ट से हमारे जो वहाँ बॉर्डर्स हैं लेके खुंजरा बॉर्डर तक जहाँ पे मैं इस वक्त बैठा हूँ, जी, वहां तक बिल्कुल मांग पड़ गया। अब सही, मांग क्यों पड़ा, किस लिए पड़ा, ये मुझसे आप बेहतर समझते हैं। किसको क्या इंटरेस्ट था सीपेक के बंद करवाने में और सीपेक को दोबारा चालू करवाने के लिए क्या मुश्किलात हैं, इसका अब मुझसे आप बेहतर समझते हैं कि कौन हर्डल्स हैं, क्या मसाइल हैं। अच्छा, एक गवर्नमेंट चली गई, उसने उसको रिजीम चेंज का नाम दे दिया। रिजीम चेंज इससे पहले मार्शल हुकूमतें हमारे पास रही हैं, क्या वो रिजीम चेंज नहीं थी? हमारे जमहूरी जो लीडर्स थे उनको हैंग किया गया, क्या वो रिजीम चेंज नहीं थे? हमारे जमहूरी अदवार को बिल्कुल कभी 1.5 साल, कभी 2 साल, कभी 3 साल करवा के उनका कत्ला आम किया गया जमहूरी हुकूमतों को, क्या वो रिजीम चेंज नहीं थी? तो पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट के पाले हुए लोग हैं उनकी वजह से ये माशी जो दबाव का शिकार है पाकिस्तान, वो उनकी वजह से है। जो मेरी जो फैमिली यही कह रही है कि जो दबाव है हम पर पाकिस्तान में मईशत का, वो 2 वजूहात है उसके। एक तो पाकिस्तान का एटमी होना है, जिस पर शायद कोई लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान एटमी सलाहियत अपनी खो जाए, तो मेरा ख्याल है कि क़यामत तक हम दूसरों को कर्जे देने के काबिल हो जाएंगे। ये माशी कुव्वत है जिसकी वजह से लोगों के आंख में हम खटकते हैं। वो किन के आंख में खटकते हैं वो मुझसे बेहतर आप समझते हैं इन चीजों को। बहुत मेहरबानी भाई, आपके साथ इस टीवी पे इस तरह की बात तो कोई करना नहीं चाह रहा। चले दूसरी बात, जनाब, हाँ, इन्हीं हालात को रखने के लिए इस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कुछ अपने लोगों को पाल के जमहूरियत के अदवार को यहाँ पनपने नहीं दिया गया। कभी जनाब 1.5 साल में, कभी 2 साल में, कभी 3 साल में जो जमहूरी लीडर थे उनको हैंग किया गया, उनको जेलों में डाला गया, उनके खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा किया गया, करके लोगों के अंदर जमहूरी सोच डेवलप होने नहीं दी। आखिरकार इमरान खान और शेख रशीद ने ये ऐलान किया कि भाई हम माशी बंद बांध के निकल रहे हैं। तो ये बम बांध क्यों बांधा गया, क्यों बांधा उन लोगों ने उनके साथ? क्या माशी बम बांध के निकल जाना पाकिस्तान के लिए ठीक था? बिल्कुल गलत था। अब माशी बम फट रहे हैं हमारे सर पर, हमारे लोगों में अब परेशान है। एक चीज डर लगी थी लोगों में, खौफ लगा हुआ है कि अगली चीज का पता नहीं क्या होगा, कितना महंगा होगा, हम उसको खरीद सकेंगे बगैर यकीनी है। बिल्कुल सही मोहतरम, 2018 तक। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। आपने जिला नगर से -14 में आप वहां पर हैं और बात की, अपने ख्यालात से नवाजा। और एटमी जो ताकत, मुझे तो ये लग रहा है कि हमने इस वजह से एटम बनाया मूसी भाई के चले बाहर से हम सिक्योर हो जाएं, कोई बैरूनी दुश्मन हम पे हमला ना करे, ताकि तसल्ली से हम अपने मुल्क पे हमलावर हो जाएं। हमने खाना है, उसको नोचना है, तो हम अपने आराम से तसल्ली से, कोई बाहर से, कोई इंडिया, चाइना या बैरूनी ताकत कोई हम पे हमलावर ना हो,
क्योंकि हमने नहीं खुद हमलावर होना था लगता तो ये ऐसी एटमी कुव्वत का क्या फायदा है, आप मुझे बताएं ना, कि जहां पर मैं उस पर, अगर कॉलर नहीं है तो बात करूं मैं। हाँ, एक कॉलर है ना, वो एटमी कुव्वत ऐसे ही है ना कि चोर जो है वो अपना बाहर से, घर से बाहर से ताला लगा के चोरी करे, यानी बाहर से कोई ना आ सके, अंदर का सामान जो है वो तसल्ली से लूट सके। तो शायद हमारे हुक्मरानों ने या वो एटम को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि बाहर से तसल्ली हो जाए और आराम से खाएं पिएं। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेहरबानी शाह। फारूक भाई, आपको, अली भाई को और आपके देखने सुनने वालों को प्यारा दाबर अस्सलाम और साथ में नया साल मुबारक। जी मेहरबानी, खैर मुबारक, शुक्रिया। एक तो बातें करना चाहता हूँ, आपने बड़ी तफसील के साथ बातें की हैं, तो मैं सुन रहा था, तो जब आपने मोहतरम राणा साहब का नाम लिया कि वो कहते हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे अफगानिस्तान में, इसलिए मैं आपको फोन कर रहा हूँ कि एक अफगानी कोई नुमाइंदा था हुकूमत का, जी, क्या हो सकता हम आदमी हो, उसने राणा साहब से, बिलावल साहब से गुजारिश की है कि आपके मुल्क में और हमारे मुल्क में किलो घी का अगर मुआवजा किया जाए तो आपके मुल्क में 3 टाइम मोर एक्सपेंसिव देन अफगानिस्तान, और आपके मुल्क में खाने को आटा नहीं मिलता, सही। तो आप हमें क्या मशवरे देते हैं? और भी उन्होंने बहुत सी बातें की, मैं बात को मुख्तार करता हूँ। भाई आप अपने मामला ठीक करें, हमें ना आकर मशवरा दें, एक बात। दूसरी बात, राना सनाउल्लाह साहब के लिए कहना ये आसान है भाई, जो अफगानिस्तान से असला फारूक भाई इस्तेमाल हो रहा है इतना सोफिस्टिकेटेड है, आपके सामने है कि जो कुछ एक मुल्क छोड़कर चला गया था वो इतना सोफिस्टिकेटेड असला है कि वो हमारी आदमी के पास नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क क्राइसिस में है। 71 में हमको यह मिला था और रशिया को गोरबचाव मिला था, और 71 वाले लोगों के साथी कुछ अभी इक़्तिदार में आए हैं जो दहशत गर्दों के साथी हैं, वो आज हुकूमत के भी साथी हैं। बहुत सी बातें कहने को है, मगर बात को मुख्तार करता हूँ। हालात ऐसे हैं कि लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ घेरा डाला हुआ है और पाकिस्तान के एटमी असासों को खत्म करने की बात हो रही है। आज भाई देखें, ये आए जिस दिन से 7.5 लाख आदमी पाकिस्तान से निकल चुका है। लाहौर में आटा खाने को नहीं मिलता, कराची में खाने को आटा नहीं मिलता, लोग परेशानी से रो रहे हैं, टीवी पर आकर रोते हैं और फरियादें करते हैं। एक तो और बातें कहकर मैं खत्म करता हूँ। हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि इस हुकूमत के इल्म में नहीं है कि क्या करने जाएं। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान के पीछे पड़े हुए। भाई इमरान के जाने के बाद आपने जो वादा किया था, हम दूध की नहरें बहाएंगे, कपड़े बेचकर आपको खुशहाली दिखाएंगे, खुशहाली लाएंगे। आज पाकिस्तान, फारूक भाई इस पर बात करें। हमारे सियासतदानों ने अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दूसरी कंपनियों के दिए हैं जो हैंडल करने के लिए, उनको चलाने के लिए, जिनमें इंडिया के लोग हैं। बहुत सी ऐसी बातें कहने को है आज पाकिस्तान। सही है सर। आखिरी बात, पाकिस्तान के जनाब कमांडर इन चीफ साहब को चाहिए कि एक डायरेक्शन लें। वो नए आए हैं और हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि अल्लाह ना करे बलोचिस्तान के इर्द गिर्द लोगों ने घेरा डाला हुआ है। हमारे कमांडर इन चीफ साहब को चाहिए कि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। सही है। छटकारा फारूक भाई, इनसे छटकारा हासिल करें, ये ना हो कि मुल्क का कोई हिस्सा टूट जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। ठीक है। बहुत खतरनाक हालात और बहुत हम पूरे हो गए सुन कर, नाजुक दौर से सही बात है, सही बात। गुजर रहे। जो लोग कहते थे कि हमारे सीने में दर्द है, अगर कीमतें ऊपर हो जाए, तेल न मिले, हमको शाम को नींद नहीं आती। आज आराम से आपके सामने सेंट्रली हीटिंग वाली फ्लैट में बैठे हुए हैं लोग, सर्दी में, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। भाई वो बाहर निकले ना निकले तो क्या करें? इनकी एक और हमाकत देखो, ये कहते हैं कि पाकिस्तान में आप आकर पैसा इन्वेस्ट करो। भाई वो आजाद कश्मीर के वजीर आजम ने इस्लामाबाद में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। क्यों नफरतें फैला रहे हो? अगर आपको सियासी मैदान में शिकस्त होती है, सियासत से लड़ें, किसी के माल हो, किसी के। ठीक है शाह साहब, पॉइंट्स आपके आगे सारे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी मुसीब भाई। देखें, अब ये हुकूमत नहीं कर सकी, फलानी हुकूमत इससे बेहतर थी, उसके बेहतर थी। अब रूट्स पर आए, नफ्स पे हाथ रखें। ये हुकूमत कौन सी हुकूमत है? अच्छा, इससे पहले कौन सी हुकूमत थी?
اس سے پہلے کون سی حکومت تھی؟ کبھی پاکستان میں کوئی جمہوری حکومت آئی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ان کو جو لا رہا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ لاتا بھی ہے اور لے بھی جاتا ہے۔ تو بات نہ پچھلی حکومت کچھ کر پائے گی نہ یہ کچھ کر رہی ہے، یہ سارے کمیشن ایجنٹ ہیں جو آگے بھتہ پہنچاتے ہیں اور اس میں سے کمیشن کھاتے ہیں۔ تو یہ تو اب جی ہاں ساری باتیں عوام کے سامنے تش استبام ہو ہی چکی ہیں اور لوگ جان بھی چکے ہیں۔ تو اب یہ اس میں پوائنٹ، بالکل سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرنا کہ جی ہمارے دور میں یہ نہیں تھا، اس سے پہلے اور بہتر تھا، اب بدتر ہو گیا، تو بھائی وہ اگر کسی شخص کو خدا نخواستہ کوئی موذی مرض لاحق ہو جائے، فرض کر لیں کینسر ہے، تو عمر کے ساتھ بڑھنے کے ساتھ وہ مزید خطرناک ہوگا نا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ جی وہ اپنی پچھلی سٹیج پر جو تھا وہ جو ہے اس سے ریورس ہو رہا ہے، وہ تو بڑھتا ہے۔ تو جو خطرناک امراض بڑھتے ہیں، اب اگر پاکستان جو ہے وہ معاشی ایک مصیبت کا شکار ہے تو گزرنے آنے والے حالات اور بدترین ہوں گے۔ اب اس میں پچھلی حکومت کی کارکردگی نہ اس سے اچھی ہو سکتی ہے نہ ان کی بری ہو سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ حکومتیں برائے نام ہے، یہ حکومتیں ہیں ہی نہیں، یہ دکھانے کے لیے ایک سیٹ اپ ہے اور ان کو سامنے رکھا ہوا ہے، یہ کچھ ہے نہیں، ہے وہی جو اسٹیبلشمنٹ کرتی آئی ہے۔ جب تک وہاں سے معاملہ درست نہیں ہوگا، جب تک وہ جو ہے یہاں سے اسمبلیوں کی جان نہیں چھوڑیں گے اور اپنی پوزیشنز پہ واپس نہیں جائیں گے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے رہیں گے اور جو ہے وہ لوگوں کو فون کرا کرا کے دھمکیاں دیتے رہیں گے، جب تک پاکستان کے اندر نہ معاشی استحکام آئے گا، نہ سیاسی استحکام آئے گا، نہ اخلاقی استحکام آئے گا۔ یہ ساری پوائنٹ اسکورنگ ہے کہ جی ہمارے میں تو آٹا 20 روپے کلو تھا تو اب 40 ہو گیا، تو پتہ تو یہ ہو گیا۔ یہ بیکار کی باتیں ہیں، یہ فضول باتیں ہیں۔ جب آپ نے ایک چیز کو گھن لگا دیا ہے تو وہ دیمک بڑھ رہی ہے، اس میں وہ مزید اس ہاں کو یہ جو کھائی جا نئے رہی ہے، نئے تو جڑ صحیح پہ بات ہے۔ آئے نا کہ وہ خراب کس نے کیا ہے، خراب کس نے کیا ہے، جس نے کیا ہے وہاں سے درست کرنے کی بات کریں، یہ نہ کریں کہ جی وہ عمران خان صاحب اچھے تو یہ برے ہیں۔ یہ سارے ایک ہی دروازے سے آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کے اصل سامنے میں مسئلہ الطاف صاحب کی بات رکھی۔ جی ہاں جی ہاں، اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ آتے ہوئے ہی وہ کہتے یہی ہیں کہ اب ہم ٹھیک کریں گے۔ آپ بلکہ اس سے پہلے دیکھ رہے ہیں ایوب خان دور میں فاطمہ جناح صاحبہ سے انہوں نے ان کو غداری کا لیبل دے دیا، زیاد صاحب جیسے آیا، اور پھر انہوں نے جو نیا ایک آیا غیر جماعتی انتخابات جو 85 میں کیے، آپ نے جی ہاں، دیکھ لیا کہ اس کے بعد کی کیا صورتحال ہوئی۔ یعنی انہوں نے پارٹیوں کو پیپلز پارٹی کے خوف سے انہوں نے وہ ایم کیو ایم بھی بن گئی، اور پارٹی کے نام سے ہی انہوں نے بغیر پارٹی کے انہوں نے وہ نئی پود جو تیار کی، اسی میں نواز شریف آ گئے، اسی میں ساری جو نئی پود ہم دیکھ رہے ہیں جو اب سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ اور اس کے بعد مشرف صاحب جب آئے، اس سے پہلے بھی پروگرام میں ہم ذکر کر چکے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اب جو ہے وہ ہماری ڈائریکشن بالکل صحیح ہے، اور لیکن انہوں نے بھی جمالی صاحب کہیں سے وہ لے آئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، شوکت عزیز کا تجربہ انہوں نے کر لیا، پھر زرداری صاحب آئے تو ہمیں لگا کہ نہیں، بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد اب تو ان کو کوئی کھانے پینے کا کوئی جو ان کے اوپر الزامات تھے 10% کے وہ نہیں ہوں گے، اب تو ان کی کوئی ہوس وغیرہ کوئی ایسی لالچ نہیں ہم ہوگی، اقتدار کی بھی نہیں، کیونکہ مجبوراً ان کو آنا پڑا بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ 10% سے انہوں نے خود ترقی کر لی، اور کیا کیا پھر بعد میں ہم نے دیکھے کہ وہ فالودی والے اور فلاں جو منی لانڈرنگ کے جو کیسز ہیں ان کے اوپر ہم نے دیکھے۔ نواز شریف صاحب تیسری بار آئے تو ہمیں یہ لگا کہ نہیں، 2 بار تو وہ آ چکے ہیں، اب تو وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کے وہ ماشاءاللہ اب تو بالکل وقف کر دیں گے اپنے آپ کو وطن کے لیے، بالکل نہیں جو وہ ہے خود وہ آ تھوڑی رہے، خون پسینہ بہا وہ دیں گے۔ خود آ ہی نہیں رہا کوئی، لیکن اس میں تو خود آ نہیں نہیں رہا بس نا کوئی۔ جیسے بھی آیا جو دعویٰ میرے عزیز ہم وطنوں، واقعی پیچھے سے ان کو وہ 17 میں جو ہوا اور 18 میں ہوا، لیکن خود آنے دینے کے لیے بھی وہ تقدو نہیں کر رہے نا۔ عمران خان جو ہیں ابھی بھی وہ خود آ سکتے ہیں، لیکن اب جو ان کی ویڈیوز آڈیوز یا وہ اتنے زیادہ شاید ان کے اوپر اٹیک ہونے والے ہیں یا ہوں گے آگے، آرٹیکل 62-63 کے زمرے میں وہ آ جائیں، یا کس طرح سے ان کے ساتھ اب ہینڈل کیا جائے گا اگر وہ دوبارہ کوئی پر اپنے نکالیں گے، تو عمران خان کے لیے بھی بہت سی چیزیں اب موجود ہیں کہ جو وقت ضرورت کام آ سکتی ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ یہ وقت ضرورت آپ جیسے ایم کیو ایم کو سائڈ پہ کر دیا، الطاف صاحب کو، زرداری، کوئی بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہے نا اگر کسی کو بھی سائڈ پہ کرنا ہے تو ان کے لیے جی ہاں، 2 منٹ 1001 کیسز موجود ہیں، سب جی ہاں، کیسز موجود ہیں بس 2 سب منٹ کے کا۔ لیے۔ تو جی ہاں اب جی ہاں اس میں فلاح اور ترقی کا تو کوئی عنصر نظر ہی نہیں آ رہا نا۔
یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ پاکستان چھوڑے، خداحافظ کرے، والسلام، جی میں شاد زندہ باد کرے اور چلا جائے. لے لیں کالر کو، لے لیں. جی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ میں آغا علی بھائی کی میں بات سن رہا تھا، بہت اچھی بات کی. جی میں یہ پوچھنا چاہتا آغا بھائی کو، یہ ان کو لوگوں کو پتا بھی یہ معاشرت بھی صحیح ہوگی تو پھر یہ کیوں پاور میں آنا چاہتے ہیں؟ اچھا، وہ کیوں پاور میں آنا چاہتے ہیں؟ وہ مزید اپنا پیٹ بھرنے کے لیے آنا چاہتے ہوں گے بھائی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر بھی ایک طرح بیسٹ بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، اس کے باوجود اگر ہماری معاشیت اتنی خراب ہو جاتی ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، اب ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے، ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. نہیں وہ بالکل بلائنڈ ہو چکے ہیں، اقتدار یا بیزتی پروف ہو چکے ہیں، ان کو کوئی نظر نہیں آتا. چلیں، اور کچھ کہنا چاہیں گے بھائی؟ بس یہ میں پوچھنا چاہتا تھا. چلیں بھائی، بہت شکریہ. بھائی جی یہ حوث، یہ اقتدار، بےعزتی ہونا زیادہ تکلیف دہ ہے یا دنیا سے چلے جانا وہ زیادہ تکلیف دہ؟ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ کہنا نہیں مانیں گے وہ ان کو مار ڈالتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جس نے کہنا نہیں مانا اس کو مارا ہے. اچھا، اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں، تھوڑا سا مذہبی سائڈ پہ آ جاتے ہیں. جو پولیٹیکل انجینئرنگ اور اس کے علاوہ یہ سب کی گئی دہشت گرد جماعتیں بنائے گئے. اب اس میں دیکھیں ایک معاملہ بڑا حساس ہے، مسنگ پرسن کا. اس سے پوری ریاست کی جو پوری دنیا کے اندر جگ ہسائی کی ہے. لیکن حکومت کی جگ ہسائی ہو جائے، حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، معاملات ختم ہو جاتے ہیں. کہ جب مودی کی حکومت آئی ہوئی ہے، وہ ان کی پالیسیز سخت ہیں، وہ چلے جائیں گے. کوئی کانگریس آ جائے، وہ آ کے راہل گاندھی اس کو بہتر کر دے، معافی کرے گا. مگر اگر ریاست کی پالیسیز کہیں پر فکس ہو جائیں اور اس سے جو ہے وہ ایک خاکہ آپ کا غلط اسٹیبلش ہو جائے تو وہ آپ سے جدا نہیں ہوتا. اب یہ لوگوں کو غائب کر دینا کیوں بھائی؟ کیا پولیس اسٹیشن نہیں ہے؟ ایف آئی آر تھی، تھانے نہیں ہیں، آپ کے پاس عدالتیں نہیں ہیں، آپ کے پاس جوڈیشری کا کوئی سسٹم نہیں ہے. مسنگ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیوں مسنگ کر رہے ہیں آپ کے پاس کیا چیز کی کمی ہے سسٹم کے اندر؟ آپ کے پاس پورا سسٹم ہے مگر آپ غائب کر اگر دیتے جرم ہے تو عدالت میں لائیں، ان کو سزا دیں باقاعدہ. 6 لیکن سال سے ایسا غائب نہیں. کیا ہوا ہے. ان سے اندر نام پوچھے جاتے ہیں، ان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا جاتا ہے. ابھی میں بہت جلدی یہاں پر ایک صاحب کو لے کر آنے والا ہوں جو اپنی روداد بیان کریں گے. انشاءاللہ میں اچھا، کوشش کروں مسنگ تھے گا وہ؟ اگلے ہفتے. جی نہیں، وہ مسنگ نہیں تھے مگر ان کے ارد گرد اچھا. کے مسنگ بہت تھے، اور وہ بتائیں گے کہ وہاں پر معاملات، کیونکہ وہ ایک سیاسی اور مذہبی کارکن رہے، وہ برملا بتائیں گے کہ ملت تشیعوں کے ساتھ اور مختلف بلوچوں کے ساتھ اور یہ تمام چیزیں جس نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے پل باندھنے کی کوشش کی ہے اس کے ساتھ وہاں کیا ہوا ہے، کیا مظلومانہ اوہو. رویہ انہوں نے جھیلنا پڑا ہے. یعنی کہ جو شقاوت انہوں نے جھیلی ہے ان کی، اور وہ خود مظلوم وہ رہے. تو ان بالکل. تمام چیزوں کو بلکہ برملا کریں. موسی بھائی، آپ نے تو سنا ہوگا نا، اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو اب باوردی کوئی کراچی کا کمانڈو ہے، وہ اگر کیپٹن صفدر صاحب کو ہنگامہ رائی یا جو بھی انہوں نے کیا مزار قائد پہ، اگر اس پہ بھی کوئی روکتا ہے تو بحکم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے باجوہ صاحب اس کمانڈو کو چینج کر دیتے. تو آپ تو مسنگ پرسن، ہم بغیر وردی والے جو ہیں وہ تو ان کی جی ستم ظریفی کی آپ بات کر رہے ہیں. خود اگر بڑی جو سرکار ہے، اسٹیبلشمنٹ جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ اپنے چھوٹے موٹے افسران کو بھی ایسے جو اگر حق بات پہ اگر کوئی اپنی آواز اٹھائیں وہ ان کو بھی قبول نہیں کرتے. تو ہم اور آپ تو پھر ایک عام وہ سویلین ہو گئے نا. ایک اور کالر بٹ صاحب ہے غالباً ہمارے ساتھ. بٹ صاحب جلدی سے پوائنٹ دیجئے سر. جی بٹ صاحب. سبھی کا بلکہ جنہیں ہمارے پیارے پیارے کالر آ رہے ہیں اور باتیں بڑی بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، میں ان کو میں استفادہ کر رہا ہوں، اور بالخصوص آغا صاحب کی باتوں پہ. جی بات مہربانی. یہ ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے فروخ بھائی، جی جی میں اتنا عالم نہیں ہوں، اتنا کوئی ذی شعور نہیں ہوں، لیکن جو میرے عقل میں شعور میں ہے کہ ایٹم بم کیوں بناتا ہے ایک ملک، کیوں بناتا ہے یہ بتایا مجھے آپ. ٹھیک ہے، اپنے دفاع کے لیے، دفاع کے لیے، یہ حفاظت بات کے ختم لیے. بات. اگر دفاع کے لیے پھر ڈرنا کیوں؟ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ٹھیک ہے، ایٹم بم چلانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ ڈیفینس کے لیے بالخصوص. اگر صحیح. ضرورت پڑے تو چلا بھی سکتا ہے، کیونکہ اگر انڈیا ہمارے قبضہ کرے گا آزاد کشمیر کے تو کیا ایٹم بم کو کھانا ہے ہم نے؟ یہ ٹھیک ہے. بتائیں مجھے آپ. ٹھیک ہے. کھانا ہے اس کو، ہم نے مرچوں کے ساتھ مسالے کے ساتھ ٹھیک. یہ جب اسے تجربہ کیا نا ایٹامک بم کا انڈیا نے، تو اس وقت یہ کہتے ہیں بات نہیں کر سکتے پاکستان ہم سے، صحیح بات ہے. نہیں کر سکتا کشمیر کی.
یہ تھا اس کا ڈیفینڈ، اور ہم نے اس لیے بنایا کہ آپ ڈیفینڈ کے لیے. نہیں، اور یہ امن کی بھی ضمانت ہے نا. جیسے آپ فرانس میں ہیں، فرانس کے پاس ہے، ہم ادھر برطانیہ میں، برطانیہ کے پاس ہے، جرمنی کے پاس ہے. تو یہ دیکھیں پہلے آپس میں یہ لڑتے رہے ہیں، لیکن اب یہ سارے سیکیور ہیں، اور ایون ذرا ہم سے زیادہ عقل مند ہیں، تو یہ اب تو بالکل یکجان ہیں. چوری کر کے امریکہ نے جو شیطان ملک ہے دنیا سب سے بڑا، اسے چوری کر کے جرمن کا ہیروشیما ناگاساکی پہ چلایا. کیوں چلایا؟ اتنا سویلائز بنتے ہیں یہ. تو صحیح ہے، یہ ایکٹیو بام کسی نے رکھا ہوا ہے. صحیح ہے، یہ ڈرے مت کہ ہمارے ٹھیک ہے، بٹن دبا دیں فوراً جو ہے. ٹھیک، ایٹم چلانے کے لیے ہوتا ہے کہ اپنے ڈیفینڈ کے لیے ہوتا ہے. بات کرتا ہوں. بالکل صحیح جی. بٹ صاحب بہت مہربانی، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی سچویشن. ہمیں تو ابھی اندرونی زیادہ مسئلے ہیں، بیرونی تو یقیناً پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ ماشاءاللہ سیکیور ہو چکی ہے. تو ایک عمران خان کے حوالے سے موسیف بھائی، پچھلے دنوں ان کی آڈیوز، ویڈیوز، اور کل انہوں نے خود انٹرویو میں بھی کہا کہ ہاں میں اگر پلے بوائے تھا بھی تو ٹھیک ہے، پہلے میں فرشتہ نہیں تھا. اور باجوہ صاحب نے ان کو یہ بات باور کروائی تھی کہ آپ پلے بوائے ہیں. باجوہ صاحب سے متعلق انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ان کے خلاف لابنگ کے لیے حسین حقانی کی خدمات بھی لی گئی، اور اب ایم کیو ایم کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، باپ پارٹی کو پیپلز پارٹی میں ضم کیا جا رہا ہے. تو بہت سے انکشافات اب جا کے کہیں عمران خان جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اور ایز اے پاکستانی ہمیں وہ توقعات تھی کہ کاش وہ جب اقتدار میں تھے تو تب اس قسم کی باتیں کرتے. لیکن اب جو ان کے حوالے سے جو آڈیوز اور ویڈیوز کے حوالے، ویڈیو تو خیر بہرحال ابھی فی الحال نہیں آئی، لیکن ایک شنید ہے کہ وہ بھی آئیں گی، آڈیوز بھی آئیں گی. تو اب پاپولیرٹی یا عوام میں ان کا جو کوئی گراف ہے وہ آپ کو گرتا دیکھ رہے ہیں یا گر سکتا ہے اگر ان کی اس قسم کی جو آواز جو ہم سن رہے ہیں. اور اس پر انہوں نے تردید بھی نہیں کی، انہوں نے کہا کہ ہاں میں کوئی فرشتہ نہیں تھا پاس میں. آپ کے ٹی وی پر آ کر لوگ زرداری کے تمام تر جو کچھ ان کا حساب کتاب سیاسی جو بیک گراؤنڈ رہا ہے، جو وہ کرتے رہے، ماضی رہا ہے، اس کے بعد آ کر ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو آپ کے پاس آ کر کرتے ہیں، آن ایئر کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگ ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو گراف اوپر نیچے پاکستان میں ہوتا رہتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جو پاکستان کا سارا ہے وہ ہے لوگوں کے شعور کا بیدار ہونا اور لوگوں کا اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہونا. جب تک پاکستان میں لوگ اپنے حق کے لیے اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے، تب تک نہیں ہوگا. اصل میں پاکستان میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے لوگ، اس پر بھی ایک چھوٹی سی بات کر لیں. پاکستان، ہم کہتے تو ہیں ہم ایک قوم ہیں، بیسیکلی ہم پاکستانی ایک قوم نہیں ہے. ہمارے پاس 4 تو مستقل صوبے ہیں، 4 زبانیں وہ ہو گئیں، 4 مختلف کلچر ہو گئے. اس کے بعد گلگت بلتستان، کشمیر، اردو اسپیکنگ، ٹھیک ہے نا، مکرانی وغیرہ، یہ ایک بٹی ہوئی قوم ہے. یہ ایک ریوڑ جیسا معاملہ ہے. تو قومیں احتجاج کرتی ہیں، قومیں انقلاب لے کر آتی ہیں، قومیں جو ہیں وہ اسمبلیوں کے گرد جمع ہو جاتی ہیں اور طبیعت درست کر دیتی ہیں. یہ قوم نہیں ہے. ان کی گیس آئے نہ آئے، ان کو 2 گھنٹے میں ان کے لیے چائے کا پانی ابلے، ان کو پرواہ نہیں ہے. ان کے پاس بغیر گیس جلائے ہوئے بل آ جائے، ان کو اچھا پرواہ نہیں. موسیف بھائی، اس میں تھوڑا سا یہ اسی بحث میں یہ جو مارجن میں تھوڑا سا دوں گا نا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ، یا تھوڑا سا ایک قوم، اب اردو سپیکنگ میں وہ قوم بن گئے تھے، دھوکہ دیا تو اس کے لیڈر نے دیا، بکا تو اس کا لیڈر جو ہے اس نے وڈیرو کے ساتھ معاہدہ کر لیا. اب اردو سپیکر جو تھے وہ کتنے پر امید تھے. نہیں میں ہر وہ چلے نہیں، میں اکائیوں کی بھی بات کر لینا، بے شک اکائیوں کی، یا اگر آپ دیکھیں عمران خان کو بھی دیکھیں تو یہ ہماری یہ بدنصیبی بحیثیت قوم کی نہیں ہے کیا کہ وہ دعویٰ کرے مدینہ کی ریاست کی، اور ان کی جو اخلاقیات کی جو صورتحال ہے وہ اب ہمارے، بے شک وہ کہتے ہیں کہ پلے بوائے نہیں تھے، لیکن ان کی تو کچھ تازہ ترین جو آڈیوز آئی ہیں، یا جو کون سی عائشہ گلہ لئی جو تھی، وہ تو پچھلے ان کے ٹینور میں ان کی ایک خاتون ممبر تھی جو انہوں نے ان کے اوپر الزامات لگائے. تو عمران خان یا جب ان کے ابھی نعیم الحق جو ان کے وفات پا چکے ان کے جو دوست ہیں، وہ بھی کہہ چکے کہ ریحام خان سے متعلق وہ کہتے تھے یہ تو بڑی فیک عورت ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے ان سے شادی کر لی، اور شادی بھی 9 محرم کی انہوں نے شادی ان کی سے کی. اور مبینہ طور پہ بشرا بی بی جو اس وقت ان کی وائف ہیں، ان کا بھی بتایا جاتا ہے ان کی بھی عدت پوری نہیں ہوئی تھی طلاق کے بعد. تو یہ اس قسم کی اخلاقیات ہوں تو قوم بیچاری تو وہ ووٹ تو ڈال دے گی،
लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत ही यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं, वो सब बातें उनकी तकरीरें बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन जो एक पुख्ता तौर पे लीडर के अंदर जो बैसित मुसलमान या जो एक वो तामीर या जो एक सोच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जर जमीन जो है वो आड़े आ जाती है ना कोई हमारी लीडरशिप के, इसमें और वो कहाँ कौम है को भी बहा इसमें के ले जाती है। इसमें जनाब मुसलमान कौन है? 10 मर्तबा आपने देखा सूरह तौहीद की तिलावत नहीं कर सके, चंद आयतों की, और वो सूरह चले वो तौहीद भी जिसको नमाज देखें देखें वो भी मतलब ये कौन लोग उन्होंने हैं? नहीं, ये फिर भी मैं उसमें कहूंगा कि वो ये नहीं कहेगा कि मैं सूरह तौहीद तो नहीं आती लेकिन मुझे पेश इमाम रख लो, उन्होंने ये दावे नहीं किए। रहमान मलिक ने ये नहीं कहा कि मैं मौलवी रहना चाहता हूं मस्जिद में, वो रहमान ये मलिक ही कॉमन तना सी उसने बात है ना, दावा किया। नमाज तो ये पढ़ता खान है ना। साहब जब जो आप हैं वो मदीना की जब रियासत बनाने मुसलमान, वाले थे, वो तो अमीरुल नहीं वो मोमिनीन सही बनना है, चाह जब रहे थे आप भाई। देखिए वो जी तो सही है, जी यही काम ज़ियाउल हक ने भी किया, यही काम नवाज शरीफ ने भी किया। नवाज शरीफ को भी अमीरुल मोमिनीन बनना तो था, अंजाम उसके देख लें, बाद हमारा पकड़ के हमारा अंजाम देख लें। पिंजरे में बंद कर दिए गए थे। तो बात सारी ये है कि यानी अवाम इस्तेमाल किया क्यों ना नहीं होंगे? ज़ियाउल हक ने भी। और आपको कासिम सूरी का वो याद है, उस ट्रक के ऊपर खड़े होकर कह रहे हैं खान साहब जरा इस्लामिक टच दें। तो ये छोटी छोटी इस्लामिक चीजें ये सारी देग का पता देते हैं। ये चावल जो है ना, एक चम्मच आप उठा लें, ये सारी देग जो है वो बड़े नीचे बड़े लग गई बिल्कुल हुई है बड़े। भाई हमारी वो नहीं, असल सारे में मैंने चावल जो फिर है। कहा ना कि इकाइयां तक एक नहीं है, तो पूरी पाकिस्तानी कौम एक कैसे बनेगी? अगर इस वक्त पूरा पाकिस्तान रोड पे हो और अपने हक के लिए आवाज उठाए, तो अभी ये सब दुरुस्त हो जाएंगे। मगर उनको पता है कि नहीं होगा। ना पूरा पंजाब एक जगह खड़ा होगा, ना पूरा सिंध एक जगह खड़ा होगा, ना पूरा पश्तून खैबर ख्वा एक जगह खड़ा होगा, ना पूरा उर्दू स्पीकिंग खड़ा होगा, ना पूरे बलोच एक जगह पे होंगे। तो उनको मालूम है इकाइयां भी टूटी हुई हैं, ना कि ये तमाम मिलकर एक जगह हो जाएं। अब आपके सामने ईरान में इनकलाब आया, पूरी एक कौम थी खड़ी हो गई। इराक के अंदर एहतजाजात लीडरशिप भी होते, तजावुरात होते, वहां पे वो सब खड़े लीडरशिप हो भी जाते थी हैं, आकर मुझसे भाई। लाखों लोग बाहर आ जाते हैं। तो बात हम्म, मुल्क में इनकलाब आते हैं, वो कौमें होती हैं। हमारे की यहाँ तो हर 25 मील के बाद जाके एक नई कौम खड़ी होती है, वहां पर उसके अंदर इकाइयां तकसीम हुई भी होती हैं। मतलब एक मुसीबत है, एक जंजाल है। इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट को ये सब मालूम है। जितने भी ये फॉल्ट लाइंस हैं, ये जो अवाम की फॉल्ट लाइंस हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट को पता है। वो इस्टेब्लिशमेंट उससे खेलती है, उसको उनको वहां पर मैनिपुलेट करना आता है। अभी वो इन्हीं अल्ताफ हुसैन को, जो अभी कुछ दिन पहले तक गद्दार वतन थे, जो रियासत पाकिस्तान के दुश्मन बकौल इनके थे, अब उनको हीरो बना के वहां पर भेजा जाएगा। और आप जलसे देखेंगे, इसमें लाखों लोग होंगे। मतलब कि जैसे कि एक कायदे आजम वापस आ गए। मतलब ये सही। ये ये अवाम की फॉल्ट लाइंस है, उनसे खेला जाता है। एक इकाई को दे देंगे कि हम्म, तुम इससे खेलो कुछ दिन तक, समझे ना, उससे दो चार और को उसके डैमेज बाद वही करेंगे, फिर गद्दार। कुछ और करेंगे। हाँ, जी फिर हाँ, वही एक गद्दार हो कॉलर जाएंगे। हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब अफजाल साहब, वेलकम बैक सर। बात ये है जी कि मैं आपको बिल्कुल आसान लफ्जों में समझाता हूँ कि मेरी बातों का जो ना महवर क्या है। जनाब इंसान को आजादी मिले ना, जनाब तो वो आजादाना दाखिला और खारजा पॉलिसी बनाता है। हम्म, महफूज जिंदगी गुजारने के लिए इंसाफ और कानून का जमहूरी निजाम बनाता है, सही। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। हम्म, और गीदड़ को आजादी मिले तो बड़ा गीदड़ छोटे गीदड़ को मार कर हीरो बनता है। सही है, सही है, बिल्कुल सही जी। बहुत शुक्रिया अफजाल साहब, आप शामिल हुए। यकीनन हमारी कमियां और ये यकीनन आज क्या जो हम देख रहे हैं, जो इस वक्त जो भयानक सूरत हाल है, वो कोई कल की बीजी हुई नहीं है। ये कई दहाइयों का हमने गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। हमसे मुराद जो हमारे कायदीन हैं, जो मुल्क चलाने वाले हैं, और यकीनन कौम ने भी उस तरह से फिर वो बेदारी का सबूत नहीं दिया। एक इसमें सितम ज़रीफ़ी ये भी है कि हमने तकसीम हो गई। इससे पहले दीनी जमातों की हम बात कर रहे थे, बाद औकात निकल आते हैं वो ऐसे कि हुकूमत तक को हिला देने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए मावन बन जाते हैं। लेकिन इन दिनों जब जरूरत है, जब वक्त की एक डिमांड है, तो हमें कोई ऐसी बड़ी दीनी जमात, इवन जमात इस्लामी, जो उसके अंदर जो एक उनका सूरत हाल है, बड़ी डिसिप्लिन जमात कही जाती है। पार्टी इलेक्शन एक वाहिद जमात है कि जिसमें होते हैं उनके कायद बनाए जाते हैं, लेकिन वो भी उस तरह से पॉपुलर नहीं हो पाई, या वोट बैंक उस तरह से हासिल नहीं कर पाई जिस तरह से दीगर पार्टियां अभी तक हासिल कर पा रही। एक कॉल लेके फिर मजीद गुफ्तगू जारी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल आप रीडायल कर ले।
तो ये सारी यकीनन बहुत छोटी छोटी करके गलतियां आप देखें ना, वो अगर आप कोई रद्दी का वो क्या कहते हैं जो एक ढेर है गंदगी का, तो उसमें दूर से हम देखेंगे तो बहुत बड़ा एक गंदगी की वो जो है वो हमें ढेर नजर आएगा, लेकिन उसके छोटे छोटे एलिमेंट होंगे, वो कोई शॉपर्स पड़े होंगे, कोई पुरानी डब्बे पड़े होंगे, तो गर्दो गुबार पड़ा होगा, लेकिन है उनका जमा करके हमने देखा कि वो बड़ा एक पहाड़ बन चुका है। तो मामला यही है कि कहीं ना कहीं हमने सुबाइयत की गलती, लिसानी गलतियां हैं, फिरका वारियत की गलतियां हैं, लीडरशिप का ना होना वाली गलतियां हैं, माइंडसेट और बनाया सबसे ना, बढ़कर माइंडसेट बनाया इस्टेब्लिशमेंट है, जो है हमारे। जी पैसा खर्च किया है, पैसा खर्च जी किया हाँ गया है, माइंडसेट बनाया गया है, लोगों को तरबियत की गई है, लोग बचपन से मस्जिदों में मौलवियों को हायर किया गया है जो खुतबे जिहादी दे दे कर, जिहाद एक रुकन है और उसकी अपनी शराइत हैं। ऐसा नहीं है कि जिसका जी में डंडा उठाए जिहाद शुरू कर दे। एक माइंड सेट जी बनाया है। अब उसके बाद 10 जमातें अकाउंट खोल के छोड़ दिए, जिसका जी में आए शफा साहबा में चला जाए, जैश मोहम्मद में चला जाए, लश्कर जंगी में चला जाए, तालिबान में चला जाए, फला में चला जाए। वो उसकी भी चॉइस है कि वो किस लेवल का पागल है। जितना उसका उसका ब्रेन काम करेगा वो उधर जाएगा। कुछ कम दहशतगर्द हैं, कुछ उससे ज्यादा क्रैक हैं, कुछ उससे ज्यादा क्रैक हैं। तो जिस लेवल का क्रैक होगा वो उसको जाके ज्वाइन कर लेगा। तो आपने मुख्तलिफ अकाउंट्स और खाते खोल रखे हैं, उसके बाद आप जो है वो पीछे से लोगों को ब्रेन वॉश करे चले आ रहे हैं। तो इसमें आपने 75 साल लगा दिए और आपका पड़ोसी माशी हब बन गया, दुनिया की बड़ी पांचवी कुव्वत बनकर सामने आ गया। और वहां भी कोई अच्छे हालात नहीं थे, वहां पर भी मोदी जैसा आदमी आया हुआ था जो कि गुजरात का कसाई कहलाता है। मगर मगर वो हाल नहीं हुआ जो पाकिस्तान का जो है वो चाट चाट के इन्होंने कर दिया। मगर हैरत मुझे इस बात पर है कि हमारी स्टैब्लिशमेंट को अभी भी अकल नहीं आई। अगर ये मुर्गी ज़िबा हो गई सोने के अंडे देने वाली, तो फिर ये सोने के अंडे कहाँ से खाएंगे? तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल मैं इसके ऊपर फरते हैरत में हूँ कि आखिर किसने इनको तसल्ली दी हुई है कि वो अरबों डॉलर इनके अकाउंट में डाल देगा और रियासत चल जाएगी। मुझे तो आगे जो है वो एक माशी एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो दिख रहा है अब देखें, कि आप जब अब ये IMF नहीं दे पाएंगे डिफॉल्ट करेंगे। सही बात है। और इस अब देखें, एक साबका प्राइम मिनिस्टर, ये छोटी बात नहीं है, एक साबका प्राइम मिनिस्टर, साबका एक आर्मी चीफ के ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है कि उसने वो हुसैन हुकानी के साथ मिलके ये जो रिजीम चेंज का और बाद में डोनाल्ड लू की वो हमने साइफर देखा, तो ये उसकी जो वो क्या कहते हैं दागबेल जो है, वो बाजवा साहब ने पहले हुसैन हक्कानी की, क्योंकि वहां पर असरात हैं अमेरिका में, लॉबिंग वगैरह वो सही वो करते रहे हैं, तो वहां से चिंगारी जो है वो उठी, फिर साइफर आया, और बाद में यहां जमातों पीडीएम को टास्क दिया गया, वो जमातें जो दस्ते गिरेबान थी उनको इकट्ठा किया गया। तो ये पाकिस्तान के लिए देखें कि अब ये बाजवा साहब के ऊपर अगर इतने बड़े इल्जामात लगे जा रहे हैं, तो अगर कोई मुल्क सही बचाने वाला, कोई हमदर्द मुल्क का है, कोई चीफ जस्टिस है, मौजूदा आर्मी चीफ अगर भी है, या कोई भी अगर हमदर्द हम देखें, कोई अगर ये ताकतवर इदारे में मौजूद है, तो उसको तो एक्शन लेना चाहिए कि हाँ सब भाई अपनी अगर इस टेन्योर तरह देख से रहे हैं, खिलवाड़ हुआ है। जी सब सॉरी। अपनी टेन्योर देख रहे हैं, सब अपनी टेन्योर हाँ देख बस रहे ये हैं कि मैं बात है ना, कोई 3 साल के चाहता ही लिए नहीं है। हाँ 3 साल जी हाँ 3 साल के लिए आया हूँ, जो है वो 2-4 अरब रुपए बना के चला जाऊं। 10 से अगर मुझे आगे क्या मैं जरूरत है। क्यों इसके अंदर हाथ डालूं? वो सही बेल्जियम बात, जाएगा, मैं पेरिस चला जाऊं। तो उसने क्या सही करना बात है? है। उसने क्या करना है? कोई चाहता जिसने नहीं है, रहना उसको है, जरूरत ही नहीं है। पेटीबंद अगर भाई जरूरत हैं नहीं या जो भी सियासतदान हैं, उनको पता है बस नहीं, वो हमारे तो दाव लगा वो हुआ है। 365 मल्टीप्लाई बाय गौर 3, कीजिए। उसने अपने जी दिन हाँ गिन जी हाँ। लिए कि इतने दिनों में मुझे हाँ ये सारा काम उतार देना है और खुदा हाफिज उसको छड़ी सलूट करके छड़ी दे के चले जाना है। वो और चाहे वो 3 चीफ से भी बढ़ जस्टिस सकते हैं। की जगह पर हो, वो कहीं पर भी हो, सियासतदान हो, वॉट एवर। मैं किसी मखसूस आदमी को नहीं कह रहा, मगर मैं देख रहा हूँ तो इतने बड़े ओहदों पर आप ओथ लेते हैं, हलफ लेते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं। लोगों पे से सही पूछे बात। ना जो होटल से जाके रोटी ला रहे हैं, घर में गैस नहीं अब आ रही। ये जो इल्जामात हैं मूसी भाई, और ये आईएसपीआर से तो फौरन कह दिया गया कि जी वो बेबुनियाद हैं, लेकिन जो एफबीआर जो उन्होंने गोशवारे निकाले हैं उनके टेक्स्ट के, हाँ, बाजवा साहब के रिश्तेदारों के, कि उनके टेन्योर के अंदर उनकी बहू, उनके समधी, उनके बेटे, उनकी वाइफ के जो इतने ज्यादा जो असासे बढ़े हैं, तो कोई पूछने वाला है? आप देखें कि अब वो रिटायर होते साथ ही साकिब निसार साहब जो साबिक चीफ जस्टिस साहब थे, जो मोबाइल फेंकते थे, वो बाबा रहमता बने हुए थे। देखे यार, मैं पता नहीं क्या किसने हमें पागल नहीं बनाया। उनकी शह सुर्खियां हम भी उनके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, वो बड़ा चीफ जस्टिस खुदा
तरस आ गया, उसने ये एक्शन ले लिया, सो मोटो एक्शन, उसने तो एक जज का मोबाइल फेंक दिया, उसने तो वो छापा मार दिया, वो शाहरुख जतोई की जेल में वो टीवी उतार दिया। लेकिन ऐसे ऐसे बेवकूफ बना के हमें गए हैं कि हम अब मजीद, अल्लाह ना करे कि हम मजीद बेवकूफ बने, कि हमारी कैपेसिटी नहीं बची, फिलहाल तो नहीं बची। अब कल से कोई नया कोई आइटम बनाए, कोई नए अंदाज से करतब दिखाए, हम फिर बहक जाएं, ये इसका हमें कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिलहाल पुराने जो आए थे ना मदारी, वो हमें सही चकमा दे के गए हैं, और फिर मुलाकात भी कर रहे हैं। साकिब निसार बाजवा साहब की मुलाकात हुई है, और वो पता नहीं क्या आपस में ऐदो पैमान के भाई जो उस वक्त हुआ, मिट्टी पाओ, ये पूरे वो ताले लगा के आए हुए होंगे। कॉलर जी बहन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं दोबारा ही मेरा पॉइंट है कि जिन बाजारों में और जिन रोडों के ऊपर मेन शहरों में जहाँ पर ये अपनी जायदादें बना रहे हैं, तो उन्हीं बाजारों में से इनका कफन खरीदा जाएगा और इनकी कब्रों में जाएगा कफन। सही तो बात। थोड़ा जुल्म करें। और आगा अली खुदा मुफ्ती साहब जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को खत्म करके क्या ईरान का एजेंडा फॉलो कर रहे हैं कि सारी मुस्लिम दुनिया में सिर्फ ईरान वो कैसे सिक्योरिटी कैसे खत्म कर रहे हैं मैम? पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सिक्योरिटी है। फौज तो एक आवाज टीवी है, पाकिस्तान का एक आवाज टीवी है, वो तो लगता है ईरान की फंडिंग से नहीं, तो हमें आवाज टीवी से क्या लेना देना बहन, लेकिन फौज अपनी जगह मुसल्लम है माशाल्लाह। चले आपका ये इसका जवाब देते हैं मुंशी भाई। जनाब ये तो खोखला कर रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। नहीं, ये तो आपका अपना एक माइंड सेट है, बहरहाल मैं उसको तब्दील नहीं कर सकता, आपकी अपनी सोच है। अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट कह रहा हूँ तो एस्टेब्लिशमेंट से मुराद उसके अंदर वो ताकतवर तरीन लोग जो फैसला करते हैं और वो गलत फैसला कर रहे हैं। इससे मुराद ना पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान है, ना उनकी, और वो मानते हैं मुसी भाई, वो गलत फैसलों का मानते हैं और कहते हैं कि हमने गलत फैसलों को खून से धोया है। वो खुद आके ऑन स्क्रीन कहते हैं। और इसमें बीच में ईरान कहाँ से आ गया? मैंने तो पूरे शो में कहीं पर ईरान का नाम ही नहीं लिया। नंबर 1 उनका जी चाह रहा था ना, उनका खुद जी चाह रहा था कि चले कोई एक आध जो है मिसाइल फेंका जाए ईरान पे, और बहन का जी चाह रहा था। आपका लिंक रुक गया वो, तो मैं एक कॉल ले लूं मुसी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फारूक भाई, ताजिम नकवी बोल रहा हूँ। जनाब नकवी भाई, माजरत, बिल्कुल इख्तिताम पे आया हूँ मैं। नहीं, कोई मसला नहीं। सलामत करता हूँ। जो भी थोड़ी बहुत मैं गुफ्तगू सुनी, जी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन मेरा पॉइंट आप शुरू से जानते हैं कि मैं प्लेन गेम के बजाय मैं एक बात पर इस पे जोर देता हूँ कि देखिए जी, जो होना था वो हो गया, सही है। क्या होगा? हाँ। ये मसला है कि अब क्या करना चाहिए। अब ये करना चाहिए कि सियासतदान सब जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनको इस्तेमाल किया, और एस्टेब्लिशमें जानती है कि सियासतदानों ने उनको इस्तेमाल किया। किसने किसको कितना इस्तेमाल किया आप सबके सामने आ गया है। उसके लिए आप चाहे इमरान खान साहब को क्रेडिट दें या ना दें, या हालात की सितम ज़रीफी समझे कि पर्दा नशीन बेनकाब होने थे, वो सब हो गए। अब आसान काम जो है वो ये है कि जब एस्टेब्लिशमेंट एक स्टेप फॉरवर्ड पीछे उसने लिया है, तो सियासतदानों को चाहिए कि उसका रास्ता मुकम्मल रोकें। और वो कैसे रोकेंगे? जब आपस में बैठेंगे, एक कमीशन बने जो ट्रूथ और रिकंसिलेशन कमीशन हो, उसमें जाके अपनी सारी चीजें, अपने सारे गुनाह बताए जाएं, अपनी सारी वेस्ट जो जहां लेके गया है उसका कोई वो बनाए सिस्टम के भाई जितना ले गए हो उसका 50% देके आप मामला करो, जो भी करो वो वापस लेके आओ। और यहाँ से के बाद से सब सियासतदानों को कहो कि देखें ताज़ीम भाई, वो 50% की बजाय वो कमीशन के हेड को 10% दे के उसमें खुद साफ क्यों ना हो जाए। तो ये अच्छी बात है ना। मैं 10% दे के अगर मुझे क्लीन चिट मिल जाए, सादा कमीन मैं हो जाऊं, तो आप 50% तो बहुत ज्यादा बता दिया आपने। यही तो मैं आपसे कर रहा हूँ कि फिर
عوام کو جو ہے نا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شیر جو ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یا زرداری جو ہے وہ ہے، یا عمران خان صاحب کی جو ہے بس وہی سب ہے. پھر سب کو عوام کو گریبان پکڑنا چاہیے. دیکھیے عوام جب تک لیڈر کی اندھی تقلید کرتے رہیں گے نا پاکستان میں کچھ نہیں ہوگا. پٹواریوں کو جب تک نواز شریف کی برائیاں نظر نہیں آئیں گی وہ اس سے سوال نہیں کریں گے، وہ نہیں پوچھیں گے. زرداریوں کو جب تک پیپلز پارٹی صحیح کا بات. معاملہ نظر نہیں آئے گا تو نہیں. اور میں پی ٹی آئی والوں کے لیے مخصوص نام استعمال نہیں کر رہا، لیکن اصل بات یہی ہے کہ پی ٹی آئی والے بھی یہ چھوڑے کہ نواز شریف کا گریبان پکڑے یا زرداری کا پکڑے، وہ عمران خان صاحب اپنے کا اپنے گریبان لیڈروں کا. پکڑے. بالکل صحیح، ہاں، بالکل اور صحیح. اس کے بعد صاحب یہ کریں کہ جناب عالی اگر آپ لوگوں نے ہمیں ایسے بے وقوف بنائے تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل فریب کھاتے رہے، ہر دفعہ ہمیں نئی امید کی کرن بالکل دکھائی جاتی ہے جی. اور ہم اس کرن کے پیچھے چلے جاتے ہیں. آپ کا وقت مختصر ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ تعظیم نقوی صاحب، ہمارے سینئر اینکر ہیں. جی موسیٰ بھائی آپ کا فریز ہو گیا تھا سگنل، ہاں جاتے ہوئے تو وائنڈ اپ کر لیں. بات یہ کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ ایران بیچ میں آ گیا. ایران کا تو میرا کوئی تعلق، مطلب اس کا کوئی میں نے ذکر ہی نہیں کیا، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کی. نمبر 1 بات پاکستان کی ہو رہی ہے، اور پاکستان میں سب جانتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کون کرتا ہے، اور اس میں افواج پاکستان کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فوج ایک الگ مستقل ادارہ ہے، اس میں بعض کرپٹ افسران کی بات ہوتی ہے، نہ اس میں ریاست کو کچھ کہا جاتا ہے، نہ اس سے حکومت کا تعلق ہوتا ہے، نہ افواج پاکستان کا. بالکل واضح بات کر رہا ہوں. وہی کرپٹ افسران جو پوری پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ لکھتے ہیں، اور جو پاکستان جس نہج پر آج پہنچا ہوا ہے، اگر یہ بہت عمدہ ہوتے تو پاکستان لوگوں کو قرضے دے رہا ہوتا، بھی کیوں مانگ رہا ہے؟ میری اس بات کا جواب دینا. اگر یہ پالیسیز بہت اچھی ہوتی ہیں، بڑے شاندار اسٹیبلشمنٹ آپ کی ہوتی، تو آپ جا کے بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہر جگہ بھکاریوں کی طرح دامن اٹھا کے لوگوں سے بھیک کیوں مانگتے ہیں؟ کبھی ٹرکی بھیک مانگنے پہنچے ہوئے، کبھی سعودیہ بھیک مانگنے پہنچے ہوئے، کبھی رشیا بھیک مانگنے پہنچے ہوئے، کبھی امریکہ بھیک مانگنے پہنچے ہوئے. پوری دنیا میں بھیک مانگ رہے ہیں. افغانستان کی معاشی صورتحال آپ سے زیادہ اچھی ہے جو مستقل جنگ زدہ ہے. عراق کی صورتحال آپ سے زیادہ اچھی ہے جو مستقل جنگ زدہ ہے. ایران کی صورتحال آپ سے زیادہ اچھی رہی جس نے ایک زمانے جنگ دیکھی. مطلب میں بعض کرپٹ افسران کی بات کر رہا ہوں، آپ اٹھا کر جو ہے وہ لگا رہی ہیں اس کے اوپر کہ جی میں جو ہے وہ ریاست کے خلاف بات کروں. ریاست کے خلاف میں کیوں بات کروں گا؟ وہی ریاست کے ایسی خلاف بات کیوں نہیں بات ہے. کروں گی؟ اب دوسری بات میں کر بالکل لوں صحیح. ایک اور جو چپتی بھی بات ہے، مجھے صرف 30 سیکنڈ دیجیے گا. چپتی بھی بات ایک جی اور جی. ہے، وہ بھی میں کر دوں. پاکستان کی ریاست کو جو لوگ پاکستان میں کی ریاست کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس کا امیج پوری دنیا کے اندر برباد کر رہے ہیں، اور پاکستانیوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور جو ہجرت نہ کر سکے ان کو بھوکا رہنے پر مجبور کر رہے ہیں. یہ عذاب خدا جو نازل ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف مسنگ پرسن کی بددعائیں ہیں جو آپ نے اٹھا کر لوگوں کو مسنگ کیا ہے، خصوصیت کے ساتھ ملت تشیع کے، ملت جعفریہ کے جو مسنگ پرسنز ہیں، ان کو اٹھا کر جو آپ وہاں زد و کوب کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں. آپ کے پاس عدالتیں ہیں نہیں تو عدالت سے ترازو اتاریں، دروازہ بند کریں، اللہ اللہ خیر اللہ. پھر آپ نامعلوم افراد روڈ پہ گھومیں، غنڈے گھومیں، لوگوں کو غائب کریں، آپ جو جی مائے کریں. یہ جو پاکستان کے اندر ایک ابتر صورتحال ہے اور پوری پاکستانی قوم عذاب کا شکار ہے، یہ چند لوگوں کے کرتوت ہیں جنہوں نے ملت جعفریہ کے لوگوں کو، بے گناہوں کو، ان ماؤں کو آپ دیکھیں کہ وہ روڈوں پر سفید بالوں کے ساتھ بیچاری ادھر سے ادھر رول رہی ہوتی ہیں، کوئی 6 سال سے غائب، کوئی 5 سال سے غائب. کیا خدا ان کی نہیں سنتا؟ کیا خدا ان کی سنے گا نہیں؟ یہ وہ عذاب جو اجتماعی طور پر آیا ہے، کیونکہ باقی 23 کروڑ خاموش ہیں، وہ نہیں بول رہے ہاں یہی بات. اسٹیبلشمنٹ سے کہ بولو. تم لوگوں کی مائیں گھوم رہی ہیں، کسی اور کی ماں میں اور میری ماں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. ایک میں اکثر دیکھتا ہوں ان کی مائیں روڈ پر بیٹھی ہوتی ہیں، ان پر لاٹھی چارج بھی کرتے ہیں. یہ سارا عذاب خدا نازل ہو رہا ہے، یہ اللہ اکبر. مظلومین کے ساتھ آپ نے کچھ لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں. تو اس میں عوام کو بھی بولنا پڑے گا، اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو بھائی اچھے لوگ ہیں ان کو سامنے آنا پڑے گا، اور اس کی پالیسی کا رخ موڑیں، ورنہ زیادہ دیر کا معاملہ نہیں رہ گیا. آپ ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں، بڑی صورتحال خراب ہوگی، اور انسانی جانی نقصان بہت ہوگا. کیونکہ یہ عراق نہیں بالکل ہے، یہ صحیح. ایران نہیں ہے، یہ قوم ہو. پاکستان میں اگر ایسا کچھ ہوا تو 36 ملیشیا بنیں گی، 36,000 نو گو ایریا بنیں گے. ایک آدمی 2 گلیاں چھوڑ کے نہیں جائے گا، وہاں پر گیٹ لگے ہوں گے. جی ہاں ملیشیا کھڑی ہوگی. تو اس چیز کو صحیح. دیکھیں اور مظلومین کے حق میں بات کریں، خدا کے عذاب سے چھٹکارا پائیں. سیدھی سی بات ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا میسج دیا موسیٰ بھائی، بہت شکریہ. اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، اور جاتے جاتے یہی بات کہ اگر خاموشی ہوگی
جرم کرنے والے غلط لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ آپ نے دیکھا قرآن میں بھی پہلی اقوام میں جو تھے وہ کم لوگ گناہ کرتے تھے، لیکن جو عذاب آتا تھا ساری جو ہے وہ قوموں کے اوپر عذاب آ گئی کیونکہ وہ خاموش رہتے رہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج تک ہمارا وطن جو ہے وہ کم لوگوں کے شکنجے میں ضرور رہا، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جو اب بڑی آبادی والے یا ہم بڑا جو اجتماع ہے وہ ہم خاموش رہتے ہیں کہ خود بخود